जाहिर को ये मनीष भी यही करते हैं, इनका काम है कि दोस्त जो शरपसंद है। नेक्स्ट मंथ आई हैव वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, फिर भी हम IMF के बगैर नहीं रह सकते। सबसे बड़ी चीज़ आपका पिंडी 1 पे जो प्यार था उसने हमें मोटिवेट किया कि व्हाई नॉट पिंडी 2। बच्चे घर में कहते हैं कि हमारी भी बनाएं। मेरे पास कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं हो, लेकिन मैं आई विश टू वर्क विद एवरीबॉडी। आई एम द 10th Pakistani to climb Everest. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और आज जुमे का रोज़ है, तमाम दिनों का सरदार है। और जुमे के दिन की अगर मैं अहमियत और फजीलत पर बात करूं तो कहते हैं कि जुमे के रोज़ अगर किसी की वफ़ात हो जाए तो उसे कब्र में सवाल नहीं किए जाते। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दिन की कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है। और कहते हैं कि एक एक लम्हा जुमे के दिन का बड़ी अहमियत रखता है। कोई भी नेकी अगर हम करते हैं तो उसका सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए इसको तमाम दिनों का सरदार भी कहा गया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस दिन की कदर कर सकें, जुम्मे की कदर कर सकें और हर लम्हा अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं। सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है कि सजदे की हालत में इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है, लिहाजा सजदे में ज़्यादा दुआ मांगा करो। आज जुमातुल मुबारक है और रब से दुआ है कि आप तमाम की दुनियावी मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करे। और मैं फिर से कहूँगी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम इस दिन की अहमियत को जानें और अपने रब की इबादत करें, उसके मज़ीद करीब हो जाएं। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं जनाब और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का आपस में गठजोड़ बेनकाब। भारतीय सहाफ़ी भी मुलव्वस निकला। बलोच दहशतगर्दों के सहूलतकारों से राबते और नौजवानों को बहकाने में सरगर्म। भारतीय सहाफ़ी मनीष रॉय की जानिब से मुतादिद बलोच दहशतगर्दों समेत आला क़यादत के इंटरव्यूज़ किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। मईशत मस्बत राह पर गामजन, बेकाबू डॉलर काबू में आने लगा। एक दिन में 12 रुपए की कमी 299 रुपए का हो गया। माहिरीन को रुपए की कदर में मजीद इजाफे की उम्मीद। फुल टाइम पुलिस ऑफिसर, पार्ट टाइम पेंटर, DSP नईम खान के फ़न की दुनिया दीवानी है। अपने काम के ज़रिए पाकिस्तानी सकाफ़त उजागर करने का बेड़ा उठाने वाले बाखबर पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात होगी। और अदाएं कमाल, जलवे बेमिसाल, शफीना शाह ने लाहौर का मुकाबला हुस्न लूट लिया। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2023 आज दुनिया बोला कि मेहमान होंगी, आपकी मुलाकात होगी। आखिर इस खूबसूरती का राज क्या है और ये टाइटल जीतने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं, उनसे लाजमन आज हम पूछेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने ट्रेंड्स की तरफ। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टॉप ट्रेंड में शामिल है। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तानी टीम अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से शायकीन के दिलों में घर कर गई है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 गोल से शिकस्त दी, जबकि ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। इस मैच के हवाले से लोगों ने तबसरे किए हैं और हॉकी आपको पता है जनाब हम लोगों का कौमी खेल भी है, तो इसमें उम्दा परफॉर्मेंस देना लाजमी है, लिहाजा इसी पर लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अहम खबर मैं बात करना चाह रही हूँ और ये सारा सिलसिला अब का नहीं है, बहुत पुराना है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मैं बात कर रही हूँ। भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का आपस का गठजोड़ है। भारतीय सहाफ़ी जिनका नाम मनीष रॉय बताया जा रहा है, वो जो बलोच दहशतगर्द हैं या फिर उनकी क़यादत है, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। भारतीय सहाफ़ी मनीष रॉय बलोच नौजवानों को बहकाने के लिए सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। मनीष ने मुतादिद बलोच दहशतगर्दों समेत आला क़यादत के इंटरव्यूज़ किए हैं।
हमारी पाक फ़ौज की तरफ से बारहा कहा गया है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम जवाब में ऐसी हरकतें कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते। लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला आपका नहीं है, बहुत पुराना है। भारत इससे पहले कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है और ये जितने भी बलोच दहशतगर्द हैं ये वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और इनके बहकावे में आ जाते हैं और इनको इस वक्त ये लोग सरगर्म कर रहे हैं, इनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, इनको मज़ीद एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। और हमने ये देखा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी इतलात की बुनियाद पर ऐसे कई नेक्सस तोड़े भी हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन भी किए हैं और इन को कैफे किरदार तक पहुंचाया भी जाए। सबसे बड़ी इसमें एग्जांपल हमारे सामने कुलभूषण यादव की है जो कि स्टेट का एक्टिव ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान बाकायदा भेजा गया। ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने जिसने यहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश की, यहाँ पर दहशतगर्दों को उसने एक्टिव किया और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का उसका पूरा एक प्रोपेगेंडा के साथ साथ पूरा एक मंसूबा था जो कि बेनकाब हुआ। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल ब्रिगेडियर साहब मेरा यही है, ये मनीष राय जो कि बलोच दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा इंटरव्यूज़ कर रहा है, ये इसका मकसद, ये किस एजेंडे पर है? और ये आपकी बात नहीं है, काफी अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है। भारत चाहता क्या है? लेकिन भारत हमेशा तो ये चाहता है कि किसी तरीके से भी बलूचिस्तान में सरपसंदी रहे, अफरा तफरी रहे, वहाँ के हालात खराब रहें ताकि हमारा सीपे मंसूबा कामयाब हो सके। और इसी वजह से पाकिस्तान, आपके सामने कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया है वो भी ईरान के वजह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आ रहा था, तो उसने भी आके सारे पोल खोल दिए कि किस तरीके से वो पूरा नेटवर्क उसने बनाया हुआ था, उसके कितने हमारे फौजियों के और सिविलियंस के उसके हाथ जो उनसे लगे हुए हैं। लाइफ में ये मनीष भी यही करते हैं, इनका काम है कि दोस्त जो शरपसंद हैं और वो भी 1-2% हैं जो गुमराह किए हुए हैं, उनको इन्होंने मिलाया हुआ है। इनके सरगना जो हैं वो बाहर बैठे हैं मुल्क में, बरंदा गुप्ती हैं और उसके बाद हरबियार मरी हैं, वो बाहर बैठे हैं, उनके थ्रू ये वहाँ प्रॉब्लम करते हैं और दायरे के साथ टीटीपी को भी यूज़ करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। ये इनका एजेंडा है और इनका नीचा अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी बड़े क्लियर कह चुके हैं कि बलूचिस्तान को तंग करना, हालात ख़राब करना, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलहदा हो जाए, ये उनकी पूरी शुरू से ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, हमारे बलोच भाई जो वहाँ पर बाकी हैं, ये इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह किसी हाल में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, अभी जो हमारे मुल्की हालात हैं, जाहिर है एक मुआशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी, और इंशाल्लाह जल्द हम इलेक्शन की तरफ जा भी रहे हैं। ये दुश्मन क्या इन हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इन्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होती है जब मुल्क में आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, हुकूमत कमज़ोर हो, अवाम का हुकूमत पर एतमाद ना हो, अवाम इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस में हो, तो ये मौके में ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हुकूमत अपने मसाइल में बिजी होती है। और फिर ये जो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जॉबलेस लोग होते हैं, तो ये ईजी फॉल पे करते हैं इस तरह की हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी को। दैट इज द रीज़न कि ये अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारी एफसी, हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री ने और फिर हमारी इंटेलिजेंसी बहुत अफेक्टिव करनी, और तकरीबन मुल्क जब ये हमने ख़त्म कर दिया था दहशतगर्दी, लेकिन अमेरिकन जब गए हैं तो वहाँ अफगानिस्तान में इतना वेपन एमिशन छोड़ गए हैं, सब कुछ छोड़ के, तो वो फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। लेकिन आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री ने तहैया किया हुआ कि हमने अफगानिस्तान में अमन लेके आना है। अमन होगा तो फिर हमारा सीपे का मंसूबा कामयाब होगा, और अगर सीपे का मंसूबा कामयाब होगा इसका मतलब है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक चीज़ जो कि बड़ी ख़तरे की अलामत भी है, और इसमें जो हमारी आलमी दुनिया है उसको इस पर देखना चाहिए कि भारत टेररिज्म को खित्ते में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत गलत है, वरना हम भी जवाब दे सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ा एफिशिएंटली काम किया, हमारी पाक फौज ने ऐसे कई नेक्सस तोड़े हैं, पकड़ा है, कुलभूषण यादव को पकड़ा है, आपके सामने जिंदा मिसाल मौजूद है। लेकिन ये जो भारत टेररिज्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इस पर इसके हाथ रोकने पड़ेंगे। इसके लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? इसलिए नहीं किया जा रहा कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, वो इंडिया को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान में सीवर मंसूबा नाकाम करने के लिए। फिर चाइना के साथ लद्दाख में उसका इशू चल रहा है, फिर साउथ चाइना सी में उसकी ज़रूरत है, वहाँ इंडिया की ज़रूरत है। फिर बहुत बड़ी तजारती मंडी है, बहुत मुल्कों के वहाँ पर इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सब खामोश है, क्योंकि बिग पावर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक डबल स्टैंडर्ड है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो उनको नज़र नहीं आता, वहाँ जो कुछ इंडिया कर रहा है वो उनको नज़र नहीं आता, इंडिया पाकिस्तान में जो कर रहा है वो नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ भी इंडिया स्टेज ड्रामा करता है, फ्लैग या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, वो उनको नज़र आ जाता है। इसलिए कि उनका नेटवर्क जो है ना वो बहुत मशहूर। आपने EU डिसइंफो लैब सुना होगा, तो उसके बारे में देखें किस तरीके से इंडिया ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, दुनिया की माइंड पॉल्यूट की हुई है, वो दुनिया की बातों को समझते हैं, पाकिस्तान की बात को नहीं समझते। दैट इज द बेसिक रीजन कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इन बलोच दहशतगर्दों के हवाले से आप मुझे ये बताएगा, आपने इन्हें कैसे समझा है? ये इलिटरेट लोग हैं, इनकी ब्रेन वॉशिंग बहुत इजी है, ये जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं, इनको बहकाना आसान है, और इस तरह के लोगों के जब इस तरह इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और बाकायदा उनके प्रोपेगेंडे को तकवीत दी जाएगी, ये हो क्या रहा है, और ये लोग किस तरह के जो आसानी से इनकी बातों में आ रहे हैं, और किस तरह इनकी अप्रोच इन तक हो रही है? लेकिन सैरिश बात यह है कि जब आपके सामने एक गुर्बत हो, एक लड़का है, वो थोड़ा पढ़ा भी हुआ है, उसके माँ-बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी है, भाई की एजुकेशन है, नौकरी नहीं है, तो वो क्या करेगा? ही फॉल प्रे टू दीज़ हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली होती है कि मुल्क में सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहतर होनी चाहिए। जवान बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, जॉब मिलेगा तो वो अपनी जॉब में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो इस तरह के काम में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भूखा मर रहा होगा, तो उधर से हॉस्टाइल एजेंसी जो है वो उसको पैसा देती हैं, तो वो उनके खिलाफ उनके लिए काम करने शुरू कर देते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये बलूचिस्तान का कंट्रोल करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद से टीम उठे जाए, अब बलूचिस्तान में बैठे, कोयटा में बैठ के फैसले करे कि कैसे हल करें। बलूच सरदारों में मिले, एक दो जो बाहर बैठे हैं वो गुमराह करते हैं, और वो भी 1% भी नहीं होंगे। बाकी बहुत लोग जो है वो पहाड़ों में उतर के मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। अभी भी पाकिस्तान ने एक ऑफर की हुई है कि जी बी की हुई एमनेस्टी के जिसने भी हथियार डालने हैं वो पहाड़ से उतरे आए, हम उसको जॉब भी देंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट भी देंगे, कर देंगे। तो अब काफ़ी हद तक ये इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। हम श्योर कि कुछ अच्छे में हालात बेहतर होंगे। सही। अभी लेकिन भारत के नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए हमारे मुल्क में अनरेस्ट फैलाने की पूरी कोशिश भारत की पहले से जारी है, और अब भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, हमारे मुल्क के अंदर के हालात और मामलात जो हैं, आपके समझते ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त किस अमर की ज़रूरत है? वक्त का तकाजा क्या है? फौरी तौर पर क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले ये कहना जाना है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके है, और ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है वो सिर्फ एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये नहीं देखते कि इन्होंने आके अवाम के लिए क्या कुछ किया है, क्या अवाम को भी हालात बेहतर किए हैं, महंगाई कम की है, डॉलर और गैस कम की है, बिजली कम की है, पेट्रोल कम की है, कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम भी परेशान है। और फिर साथ उसकी इकोनॉमिक से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। सियासी इस्तेकाम आएगा तो हुकूमत अपनी अटेंशन जो है वो तमाम डायरेक्शन में लेकर जाएगी। सब बलूचिस्तान सबसे आगे फिगर आउट होगा, क्योंकि वहाँ चाइना का गिला यही है कि जी आप वापस को इन्वायरमेंट ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से CPEC मनसूबा डिले हो रहा है। CPEC पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, और ये फ्लैगशिप जो BRI का है उसका नंबर 1 पहला फ्लैगशिप ऑपरेशन है। इसके लिए साथ ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हो। अफ़गानिस्तान अमेरिका हालात ठीक नहीं करता, क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में अमन नहीं हो सकता। ये थंब रूल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो। सही। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, इसमें अफ़गानिस्तान का भी किरदार है? आपको लगता है कि उनके भारत से तो हमारी उस तरह बात नहीं हो सकती, क्या हमें अफ़गान हुकाम से भी बात करने की ज़रूरत है? अफ़गान अक़वाम से हमने बहुत बात की है, हमने ऑफिशियल भी बात की है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी आइडियोलॉजी और TTP की आइडियोलॉजी एक ही है। TTP ने अमेरिकन को पुश आउट करने में उनकी मदद भी की है। सो वो ये कहते हैं कि आप TTP से मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात तो हमने किया है, लेकिन उनकी डिमांड ऐसी है कि वो किसी हालत हम पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान ने अब उनसे मुज़ाकरात मुनक़ते किए हैं TTP से, और अभी हम उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में BLA, BLF ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है। तो आई एम श्योर कि कुछ अच्छे में से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ओनली थिंग इज़ के कौम को अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक फ़ौज को अवाम की सपोर्ट है और ताकत है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सही।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अपना दिया। और बात है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए और हमारी पाक फ़ौज बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रही है, बिल्कुल एक्टिव है। ऐसे कई नेक्सस पकड़े भी गए हैं, तोड़े भी गए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज एफिशिएंटली काम कर रही हैं, तभी हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा और ऐसे नेक्सस को हम तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर भारत इस तरह से टेररिज्म को एज अ हथियार इस्तेमाल करेगा खित्ते में, तो आलमी दुनिया को इस पर बिल्कुल बात भी करनी चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए और जालिम के हाथ रोकने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। तैराकी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है। बिस्मा खान ने सबको हैरान कर दिया है। बिस्मा खान से आज आपकी मुलाकात हमने करानी। बिस्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिस्मा, मुझे बताएगा करियर का आगाज आपने कैसे किया और स्विमिंग का शौक था, कैसे आपने सोचा कि आपने इसे एज अ करियर आगे लेकर चलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। स्विमिंग तो मैंने ऐसे शुरू की क्योंकि मेरे अब्बू स्विमर ही थे जब उन्होंने अपने टाइम पे, और ग्रेजुअली उन्होंने मेरी बहन को सबसे पहले स्विमिंग में डाला। मेरे दोनों भाई भी स्विमर्स हैं, तो ये है कि इट रन्स इन द फैमिली काइंड ऑफ। और जाहिर बहन शी इज एन ओलंपियन, किरण खान, उन्होंने भी स्विमिंग, मतलब शी इज द वन स्विमिंग में सबसे ज्यादा मार्क अपना किया, और जिस पाकिस्तान स्विमिंग को एक अदर शी टू स्विमिंग टू अनदर लेवल। तो ये है कि वो पाकिस्तान में स्विमिंग उन्होंने बहुत एक दूसरे लेवल पे कर चुकी हैं। तो ये है कि वो इट वाज इन द फैमिली ऑलरेडी, तो मुझे था कि बाकी भी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी। तो आई स्टार्टेड स्विमिंग एट अ वेरी यंग एज। जब मैं 4 साल की थी तो मैंने अपनी स्विमिंग सीखना शुरू की थी, और विद टाइम ग्रेजुअली आज सबके सामने ही है जो बस भी है। बताइएगा, नेशनल गेम्स का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, कैसा इवेंट था? और माशाल्लाह से आपने तो 8 मेडल्स लिए हैं, तो कैसी फीलिंग थी आपकी जब आपने, आई थिंक इनफरादी तौर पर 5 है, वैसे आपने 8 गोल्ड मेडल्स लिए हैं? जी। काफी अच्छी फीलिंग रही है नेशनल गेम्स की हमारी। नेशनल गेम्स से पहले कोई महीना पहले हमने नेशनल चैंपियनशिप लगाई थी, और नेशनल चैंपियनशिप के बाद हमारा दूसरा गोल यही था कि नेशनल गेम्स आ रही हैं, तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। हमारे माइंड में था कि नेशनल गेम्स हमने लगानी है, और ओवरऑल पाकिस्तान की मतलब हमारी, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान आर्मी का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल गेम्स में मेडल्स हमने, तो हमने सबने ट्राई किया। इट वाज ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था, मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड थी नेशनल गेम्स के लिए कि इतने मेडल होंगे, और ओवरऑल सेकेंडली पे जाके जो आर्मी की जनरल ट्रॉफी उठाना इज़ अ वेरी बिग थिंग एज वेल। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब एथलीट्स ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने अपना बेस्ट भी दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। तो बिस्मा, अब क्या प्लान्स क्या हैं आगे, क्या आप तैयारी कर रही हैं? आपने आगे इंटरनेशनली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, क्या सोचा है अपने बारे में? जी बिल्कुल। आगे अब नेशनल गेम्स हो चुकी हैं, तो हमारी तरफ पाकिस्तान की रैंकिंग सामने आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ आई हैव वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि 2024 की ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंपटीशन फॉर मी। मुझे अब मेरा मेन गोल वर्ल्ड चैंपियनशिप ही है, क्योंकि अगर मैं उसमें बेस्ट नहीं करती तो आई माइट लूज माई चांस फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। तो यही है कि सबसे मेन गोल अब वर्ल्ड चैंपियनशिप रहेगी, क्योंकि वो अगली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट इज द वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसके आगे फिर तो बिस्मा, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप खुद को ज़ाहिरा प्रिपेयर कर रही हैं और आगे चलकर आपने अब इसमें पार्टिसिपेट करना है। डू यू थिंक कि हमारे मुल्क में इस लेवल के ट्रेनर्स या फिर इस लेवल के स्विमिंग पूल्स और सिस्टम मौजूद है कि हम तैयारी करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? मतलब पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एक वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट कर सकें। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट करती है जितना इनको करना चाहिए। वो तो मैं लकी हूँ कि मेरे अब्बू मेरे कोच है, और मेरे घर में स्विमिंग पूल है, तो हम इस चीज़ पे कर रहे हैं। और ऑब्वियसली फैमिली में चल रहा है, तो फैमिली ऑलरेडी स्पोर्ट्स में है हम, तो हमारा माइंडसेट उस तरह से बना हुआ है। बट इफ अ नॉर्मल पर्सन अगर उसको स्विमिंग में इतना आगे जाना है, या स्विमिंग में आना है, या स्विमिंग में सक्सीड करना है, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान को ज़्यादा स्विमिंग पूल्स बनाने चाहिए, कैंप्स लगाने चाहिए, और लाइक एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की स्विमिंग आगे बेहतर हो सकती है। अच्छा, तो बिस्मा, गवर्नमेंट लेवल पर स्विमर्स के लिए कुछ किया जा रहा है? जाहिर है अब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रही हैं, तो फंड्स क्या आपने खुद अरेंज किए हैं, या फिर किसी किस्म की कुछ सपोर्ट कहीं से आपको मिली है? गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट नहीं कर रही। मैं पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे पाकिस्तान आर्मी ही सपोर्ट करती है, और मंथली मुझे अलाउंस देती है, सो मैं उसके लिए स्विमिंग करूँ।
बट इफ इट कम्स टू गवर्नमेंट लेवल या गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करना पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो ऐसा कोई कर नहीं रहे ना, वो ऐसे फंडिंग करते हैं। नॉट जस्ट इन स्विमिंग, सारी स्पोर्ट्स में ऐसा है, उनकी फंडिंग भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टाइम पे कैंप्स नहीं लगाते। तो इट्स अ होल प्रोसेस। अगर आप ओलंपिक्स में जाना चाह रहे हैं वो 4 साल बाद है, तो इट इज लाइक 4 years अराउंड। ये नहीं कि आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं 3 महीने आपने पहले कैंप लगा दिया, 2 महीने पहले कैंप लगा दिया। बोथ इज नॉट लाइक दैट। आपको ऑल अराउंड द ईयर, ऑल अराउंड द टाइम आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी और सारी स्पोर्ट्स करनी पड़ेगी, फिर जाके आप किसी इंटरनेशनल कंपटीशन के मेडल के काबिल होते हैं। तो बिस्मा, अभी तो ये नेशनल गेम्स का इवेंट तो हमारे मुल्क में हुआ, इसके अलावा क्या प्राइवेटली यहाँ पर इवेंट्स होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर होते ही नहीं, आपको इंटरनेशनली ही मतलब कोशिश करनी पड़ती है कि आप पार्टिसिपेट करें? होता क्या है, ऐसे सिनेरियो क्या है? क्योंकि वो बच्चियाँ जो स्विमिंग का शौक रखती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि मुल्क में इस वक्त इस गेम को लेकर कितनी सीरियसनेस है। नेशनल गेम्स, सो बेसिकली नेशनल गेम्स हर 2 साल बाद होती है। हमारी अभी 4 साल बाद इसलिए हुई है क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में हुई थी, तो बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद उन्होंने अब कराई है। वैसे 2 साल बाद होती है, बट नेशनल गेम्स के अलावा वी हैव नेशनल चैंपियनशिप जो एवरी ईयर होती है, और उसके अलावा देयर अदर कॉम्पिटिशन्स, कायदे आजम कप, कायदे आजम लाइक 14 अगस्त कॉम्पिटिशन, वो होते रहते हैं, बट वो बड़े लाइक प्रोफेशनल प्लेयर जैसे हम नहीं लगा सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द पाकिस्तान टीम। वो होता है कि वो छोटे बच्चों के लिए होता है जो नए नए स्विमिंग में आ रहे हैं, जो नया नया टैलेंट है वो उसके लिए। बट फॉर ऑन द बिगर लेवल हमारी जो नेशनल चैंपियनशिप है विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन, वो तो एवरी ईयर होती है। वो एवरी ईयर होनी भी चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से दे सिलेक्ट द पाकिस्तान टीम एंड पाकिस्तान रैंकिंग बाहर आती है। सो ये जो पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन है वो क्यों नहीं कोई एफर्ट करती कि आप लोगों के लिए कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम एक प्रॉपर बने, कोई स्ट्रेटेजी बने, इस खेल की पजीराई के लिए, इसके फरोग के लिए काम किया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन अपना बेस्ट कर रही है, वो जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बात ये है कि वहीं पे आ जाती है ऑन द अपर लेवल। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन इज अंडर द स्पोर्ट्स बोर्ड और अंडर द गवर्नमेंट। सो जाहिर है गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, गवर्नमेंट कुछ देगी तो ही फेडरेशन हमारी आगे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। फेडरेशन अपने आप से तो नहीं लगा सकती, तो आई थिंक फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान देगा तो वो आगे लगाएंगे। इट्स ऑल ऑन द गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट ही फेडरेशन को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बिल्कुल वही बात है कि सारा फोकस हमारा क्रिकेट की तरफ है, दीगर खेलों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। बड़ा डीमोरलाइजिंग है ये प्लेयर्स के लिए। अच्छा, मुझे बिस्मा ये बताएगा क्या प्लान्स है? अब माशाल्लाह प्रोफेशनली आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को, कोचिंग सेंटर बनाना है, एकेडमी बनानी है, अपने जैसी दीगर बच्चियों को ट्रेंड करना है, सोचा इस बारे में? इस बारे में मैंने ऐसा अभी नहीं सोचा क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही हूँ। बट मेरी बड़ी बहन जो है किरण है वो एक एकेडमी रन कर रही है। मेरे अब्बू भी स्विमिंग सिखाते हैं और स्विमिंग कराते हैं। तो आई थिंक दे कैन डू बेटर बिकॉज एक ये भी होता है ना, एक अच्छा कोच होना, अच्छा इंस्ट्रक्टर होना, तो उनके अंदर ये चीज़ है कि वो दे कैन बी अ गुड इंस्ट्रक्टर। तो ऑलरेडी दे आर रनिंग कैंप और बच्चों को करा भी रहे हैं। बट बच्चों को ठीक है हम करा भी देंगे इवन सर्टेन लेवल। चलिए फाइनली बस ये बता दें स्टडीज में क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है, पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करूंगी जिसमें मुझे आई वांट टू डू माय बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड फर्दर आई विल कंटिन्यू इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। चलें जी, थैंक यू सो मच बिस्मा, वंस अगेन रिलेशंस। आप इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहें और आगे बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रही हैं। और नाज़रीन अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और हमारे मेहमान, बड़े ज़बरदस्त से मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। मैं बिल्कुल उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी क्योंकि डॉलर की बड़ी ऊंची उड़ान थी और एकदम से झटका लगा है डॉलर को और नीचे आया है, और जिस पर हमारी ताजिर बरादरी काफ़ी खुश है, अवाम भी खुश है कि शुक्र है कुछ सूरत हाल बेहतरी की जानिब अब गामजन है। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मईशत अब शायद उसका रुझान अब मस्बत हो चुका है। तो क्या ये सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, या डॉलर ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ मिला उसके बाद फिर से इसकी वो परवाज़ जो है वो शूटर ऊपर की तरफ होगी? ऐसा तो नहीं कि होने जा रहा। इस पर मैं लाजमी बात करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी हैं ई कैप के ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं बिल्कुल आपसे इस पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो शहदा हैं पाक फ़ौज के, उनको बोल सलाम पेश करता है और शहदा के लवाइकीन का
जिना हाउस लाहौर के दौरे पर अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया है, आवाम को पैगाम दिया है कि हम फ़ौजियों की माएँ हैं, ये सब कुछ देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। क्या ख्यालात थे, क्या बातें हुई, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। मेरा पूरा ख़ानदान फौज, असी ये देख के बर्दाश्त नहीं मैं कर सकी। मैं जिस दिन आया हादसा होया मैं खाना नहीं खाता। मैं अपने बेटे को क्या मैनू जिस तरह किस तरह मैनू लैके जा, मैनू दिखा के लिया। सारा घर मेरे कायद दा सलाता इन्होंने। आर्मी चीफ साहब रिहा ना करना, और जिस दिन रिहा होए उस दिन साडी मौत होएगी। मेरे फौजी जवान, मेरे भाई जिन्होंने सारिया जिंदगियां फौज च लगातियां, अज मेरे शेर खान का मुजस्मा किस तरह गिराया, जिन्हों ने खत उन्होंने जेब च पा के भेजा दुश्मनों ने कि इन्हों एजाज़ केड़ा तुसी पाकिस्तानियों दवोगे। उस शेर खान का मुजस्मा नीचे गिराया इन्होंने, इन्होंने जालमा ने। इन्हों MM आलम ने जिन्होंने 6 जहाज़ गिराए, उन्होंने नीचे जहाज़ में अग लगाई। मैं उत्थे जा नहीं सकती, मैं उस जहाज़ में चुम्मा जाके मेरे कायद का बयानों जला दिता इन्होंने। जिस कायद की तस्वीर के नीचे खड़ी हूँ और जिसके ऊपर लिखा है कि कायद हम आज शर्मिंदा हैं, और हम वाकई शर्मिंदा हैं कि उनके दिए हुए पाकिस्तान का हमने क्या हाल कर दिया। ये अपने आप को लीडर कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने इस तरह के लोग पाले हुए हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे दहशतगर्द पाले हुए हैं इन्होंने। हमारे शहीदों की उनकी माँ से जाके पूछो, मुझसे पूछो मुझे उस दिन की कितनी तकलीफ है जो तुमने शहीदा की तस्वीरों के साथ किया। मैं सो नहीं सकी सारी रात। ये मेरे 2 बच्चे उन शहीदों पे कुर्बान, 2 बेटे हैं मेरे, मैं उनकी शहीदों की तस्वीरों पे कुर्बान करती हूँ अपने बच्चे। By seeing such a terrible and horrible situation of our Qaid's house, I am feeling so regretted. Even they didn't respect the holy place, didn't respect the masjid, they even destroyed that. We stand with our army and our country. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Painda. मैं बार बार एक बात कहती हूँ नाजरीन के शहीद का तो बहुत रुतबा है, बहुत दर्जा है, बड़े एजाज़ात हैं, बड़े इनामात हैं अल्लाह के यहाँ, तो उसको रिस्क फराहम किया जा रहा है। और शहीद तो ये कहता है कि उसको 10 बार दुनिया में भेजा जाए, वो 10 बार शहीद होने के लिए तैयार है, इतना उसको नवाजा जा रहा है। लेकिन उसके प्यारे जो उसके बगैर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपना लहू दिया इस मुल्क की खातिर, जान लुटाना कोई आसान बात नहीं होती, अपने किसी प्यारे को खोना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आप उनको अजियत पहुंचाएंगे जो उनके अहले खाना हैं या उनके वरसा हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। जो कुछ हुआ उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आप उनकी बातों से इनके जज्बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उनको बुरा लगा है, कितना वो गुस्से में है। ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए था। खैर जो हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं, और जितने लोग हैं इसमें मुलव्वस उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। अब वापस आते हैं डॉलर की तरफ, जो कि कहते हैं ना कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कल हम सब उस वक्त बहुत हैरान हुए जब IMF की एक और शर्त पूरी हुई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर का गैर मामूली फ़र्क एक ही दिन में दूर हो गया जनाब। इंटरबैंक मार्केट से डॉलर की खरीदारी की इजाज़त ने ओपन मार्केट पर दबाव कम कर दिया, जिसके नतीजे में ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 13 रुपये सस्ता हो गया। जुमेरात को ओपन करेंसी मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर ही डॉलर की कदर यकदम 25 रुपये 75 पैसे की कमी से डॉलर 285 रुपये और 75 पैसे की सतह पर आ गया था, जिससे इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क ना होने के बराबर रह गया था। लेकिन इस दौरान निचली कीमतों पर वक्फे से डिमांड के बायस कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का ओपन मार्केट रेट 13 रुपये की कमी से 298 रुपये की सतह पर बंद हुआ। अब ताजिर तो बड़े खुश हैं और मुबारकबादें एक दूसरे को दी जा रही हैं। जफ़र साहब, हमें वाकई खुश होना चाहिए या फिर ये कुछ देर की खुशी है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए जी, वक्ती तौर पे तो खुश होने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी सिर्फ ये एक जो कल स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाला है, ये बहुत खुश आइंद है और हम इसको वेलकम करते हैं। गो कि हमारा 80% बिजनेस ख़त्म हो गया एक्सचेंज कंपनीज़ का, लेकिन हम मुल्क की मफाद के अंदर और मईशत की इस्तेकाम के लिए इसके साथ खड़े हैं और इसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बाकी बात रह गई सस्टेनेबिलिटी की, तो ये तो जब तक हम अपनी बाकी पॉलिसीज़ को ठीक नहीं करेंगे, रीविज़िट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। क्योंकि अभी जो ये सर्कुलर आया है वो 31 जुलाई तक आया है। ठीक है, अगर ये इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इससे भी आपके इंटरबैंक के ऊपर थोड़ा दबाव आएगा, लेकिन इंटरबैंक मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है, वो इसको मैं समझता हूँ बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन और मज़ीद जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, ईरान ट्रेड पॉलिसीज़,
एंड वहाँ की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो, फिर गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली है इम्पोर्टर्स के लिए, डेफर पेमेंट जिसको कहा जा रहा है 365 डेज़, वो उससे भी जो है ना ग्रे मार्केट बढ़ी और ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट का गैप बढ़ा, तो उसको भी विज़िट करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, एक्सचेंज कंपनीज को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की इतनी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है पिछले 20 साल में, वो 25 से 30 बिलियन डॉलर में खड़े हैं, और जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना बहुत तेज़ी से उनसे ऊपर चले गए हैं। तो अभी बराचा साहब, अभी जो हालिया ये जो फ़र्क आया है डॉलर को देखने के बाद, सब ने बोला है कि जी हमारी मईशत अब मस्बत रुझान उसका नज़र आ रहा है, डायरेक्शन उसकी ठीक हो रही है। कुछ लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि अभी चूंकि बजट अब आना है और वो बजट कहा जा रहा है कि जी वो अवाम फ्रेंडली बजट होगा, उसके बाद मतलब वो IMF के दबाव के बगैर होगा, फिर केयर टेकर सेटअप ने आना है, इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है, तो सख्त फैसले फिर तब होंगे और जो भी होगा फिर आगे सिनेरियो वो नई हुकूमत बनेगी देखा जाएगा। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह की पॉलिसी आपको नज़र आ रही है जो इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से तो IMF के दबाव के अंदर ही बजट होगा, जो भी होगा उससे बाहर हम नहीं निकल सकते, हम पत्थर के दौर में नहीं जा सकते और हम इंटरनेशनली दुनिया से कट के नहीं रह सकते। अब तो आपके मोबाइल के ऊपर 1 क्लिक सब कुछ है, तो ये कहना कि हम IMF के बगैर ज़िंदा रहेंगे या ये हो सकता है, लेकिन उस वक्त होगा जब हमारी हुकूमत और हमारे हुक्मरान, हमारे स्टेक होल्डर्स अपने ख़र्चे कम से कम आधे करें। वो हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं। देखिए, एक रिपोर्ट है UNDP की, उसके मुताबिक 17.4 बिलियन डॉलर की हम सालाना सब्सिडी देते हैं एलीट क्लास को। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा तो उसको आप कम से कम अदा कर लें, फिर हमें कहीं से भी कहीं जो आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी कटिंग नज़र नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर भी हम IMF के बगैर नहीं रह सकते, हाँ, क्योंकि गो के IMF तो 1.2 बिलियन डॉलर आना है, लेकिन उसके साथ जो टैग हैं चीज़ें, अदर कंट्रीज़, फ्रेंडली कंट्रीज़, जो आपकी हेल्प आनी है, जो अनाउंसेस हुई हैं वो हैं, तो एक रेटिंग है आपकी, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है इंटरनेशनली। अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं है और वो आपकी रेटिंग कम है तो कौन आएगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए? अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, एक कॉमन बंदा जो कि इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझता कि आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया जाना, फिर ये सर्कुलर जो आया जिसके बाद चीज़ें अब फिर से रिवर्स बैक हुई हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए थोड़ा आप समझा दें, क्योंकि हम लोगों को तो ये टेंशन रहती है फिर कि पता नहीं आर्टिफिशियली किया गया है, एकदम फिर से शूट अप करेगा, फिर वही परेशानियाँ, वही सिचुएशन बल्कि वर्स्ट हो जाएगी। तो थोड़ा बताइएगा, ये जो हुआ है ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, पहले क्यों नहीं हुआ, और अगर अब हुआ है तो क्या ये सस्टेन हम समझें कि करेगा, या फिर कुछ टाइम है फौरी तौर पर फिर से बढ़ जाएंगे? अक्सर लोग ये पेशगोई कर रहे हैं कि 300 से ऊपर ही जाएगा ये। देखिए जनाब, बात ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो फैसले हैं उसको करने में देर कर देते हैं, तो उसका क्या होता है कि जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो नहीं होता, कम होता है फिर। और फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं, और अगर आप तमाम पॉलिसीज़ जब तक ठीक नहीं करेंगे, पूरी मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे, तो वो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, आप अपने जो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपकी बात भी बहुत हद तक एक लोगों की राय है कि ये इसका वक्ती असर है, आगे चल के हो सकता है ये इसका नुकसान आ जाए या डॉलर बढ़ जाए, या जो 80% मैंने कहा जो हमारा बिज़नेस है जो हम कम बाय करेंगे वो कहीं ग्रे मार्केट में ना चला जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ख़ासतौर पे 365 डेज़ की, उसकी वजह से ग्रे मार्केट बहुत ग्रो कर गई है, और वो डिमांड है। हमने इम्पोर्टर्स को ये तो कहा अपने फंड्स आप खुद अरेंज करें, लेकिन उनको हमने कोई ऑफिशियल विंडो नहीं दी, तो उनको या तो ये पॉलिसी बंद कर दें या फिर इसके लिए को विंडो दें एक्सचेंज कंपनीज़ को या किसी को। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी बात है। वक्ती तौर पे हमने शोर मचाना कि जी 15 रुपये कम हो गए, 20 कम हो गए, और अपने पॉइंट स्कोरिंग करनी, तो वो गैर मुनासिब बात है। जो भी हो, कंक्रीट काम होना चाहिए, और फिल वक्त ऐसा लगता है कि रुपया आगे भी दबाव का शिकार रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइएगा बराचा साहब, हम ये देखते हैं जो एक नॉर्मली एक थिंकिंग है कि जाहिर और ये है भी सच कि ट्रेड होगी, ताजर खुश होगा, डॉलर आएंगे तो मईशत का पहिया चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। कि हम कि जिस भी बिजनेसमैन से मिलते हैं वो यही बताते हैं कि जी एलसीयाँ बंद पड़ी हुई हैं, डैमेज हो रहा है, सबको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉलर्स हमारे पास है नहीं। फिर हम ये जो चेयरमैन हैं एसोसिएशंस के एक्सचेंज, वो ये बोलते हैं कि जी कोई ऐसी पॉलिसीज़ हमें दें कि जो लोगों के घरों में पड़े हुए डॉलर्स हैं वो हम बाहर ले आएँ।
फिर उस पर शोर मच जाता है कि जनाब ये ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की जा रही है, हवाला हुंडी वालों की चांदी हुई है। ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें आपके ख्याल में होना क्या चाहिए, कैसी पॉलिसी बननी चाहिए कि डॉलर्स भी अवेलेबल हों फिर हमारे लिए, कि एटलीस्ट हमारी मईशत का पहिया तो चले? देखिए जनाब, एक तो ये जो आज सूरत हाल है, जो गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज पे बहुत ज़्यादा जो पॉलिसीज़ को सख्त कर दिया है, बहुत ज़्यादा पूछगछ कर दी है, उसकी वजह से जो लेजिटिमेट बिजनेस है वो कम होके शिफ्ट हो गया ग्रे मार्केट की तरफ, और जिन लोगों का जो लेजिटिमेट पैसा था वो भी ग्रे मार्केट में बिज़नेस करने पे मजबूर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग है। और जब पहले वो हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, बेतहाशा क्वेश्चनिंग है, चले वो ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो FIA, FBR, I&I मुख्तलिफ इदारे दोबारा उनको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद नोटिस देते हैं, तो वो लोग कहते हैं हमने यार कौन सा हमने गलत काम कर लिया, कौन से गुनाह कर लिया, तो वो दोबारा इस तरफ नहीं आते। तो ये भी एक वजह है कि एक प्लानिंग के तहत आपकी जो मईशत है उसको बिठाया गया है और वो पैसा सिस्टम से बाहर निकलता जा रहा है। अब प्लानिंग की आपने बात की बराजा साहब, मैं चाहूँगी कि मुझे आप बताएगा आपकी राय में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर ये सिचुएशन है कि प्लानिंग के थ्रू किया गया तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है आपकी नज़र में? देखिए जी, मेरी नज़र में तो तमाम स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और जहाँ तक प्लानिंग की बात है तो मैं तो इस नतीजे में पहुँचाऊँ ऑल डिज़ाइन एंड ऑल स्क्रिप्ट, क्योंकि जो हम और आप बात करते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि हमें नज़र आ रहा है किस चीज़ से मुल्क को नुकसान हो रहा है, और जो पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है, समझदार लोग हैं। हमारा इनसे इतना इंटरेक्शन रहता है, हम बताते हैं कि भैया उनको भी पता है कि किस चीज़ से मुल्क को नुकसान हो रहा है। देखिए, आप जब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं जो आपका सरमाया या जो बिज़नेस है वो रेत की तरह होता है, अगर आप हथेली पे रेत आपकी रखी और आप उसको पकड़ेंगे तो वो आपकी स्लिप हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो पैसा तो बिल्कुल एक फाख्ता की तरह है, परिंदे की तरह है, वो उड़ जाता है। अब आपके देखिए, आपके आपका जो पैसा है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमको चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें लॉन्ग टर्म, ख़ास तौर पे जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो इकनॉमिक एकॉर्ड है वो 20 साल के लिए कम से कम होना चाहिए मिसाक़ मईशत। अगर वो हम नहीं करेंगे तो इसी तरह हम पैसे मांगते रहेंगे, अभी भी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों कि हमने अभी अगले साल 25 बिलियन डॉलर के लिए सीरियसनेस की ज़रूरत है, विलिंगनेस की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे साथ बैठें तो ही पॉसिबल है, जो कि मुझे फ़िलहाल के सिनेरियो में तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम एक सियासी बहरान का भी शिकार हैं, इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद पॉलिसी कब बननी कब चाहिए कि जिस पर फिर काम हो प्रॉपर्ली? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो पॉलिसी आज और अभी बननी चाहिए, इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में भी हम तकरीबन 6 माह लग जाएंगे। अगर बिल्कुल लाजमी इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है और प्रेशर है, वैसे तो मैं इलेक्शन के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या होना है, जिसको 100 सीटें मिलेंगी वो कहेगा मुझे 20 कम मिली हैं, जिसको 50 मिलेंगी वो कहेगा मुझे 50 कम मिली हैं। यही होना है। ये मुल्क में इस्तेकाम, ख़ासतौर पर सियासी पार्टीज़, मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगी। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, या सारे सिनेरियो में फिर IMF को विलन बना के क्यों पेश किया जाता है कि जी ये उन्हीं की शराइत है जो हमने पूरी करनी है, तो अवाम का ये हाल है? देखिए जनाब, IMF जो है, जो आधी बातें IMF की जो इनकी करने की मर्जी होती है वो IMF के ऊपर डाल दिया जाता है, और जो इनकी मर्जी नहीं होती वो IMF का नाम नहीं लिया जाता। IMF ये भी तो कह रहा है कि आप अपने ख़र्चे कम करें, अपने जो आपके जो सवाबदीदी जो इख्तियारात हैं और जो सवाबदीदी फ़ंड्स हैं वो ख़त्म करें, पार्लियामेंटेरियंस के जो आपके जो ख़र्चे हैं वो कम करें। तो वो तो आपको नहीं बुला रहा, ये लोग जा रहे हैं ना। जब वो जाएंगे तो ये देखेंगे भाई हमारे पैसे वापस कैसे होंगे, क्योंकि हमने जितने वादे पहले किए वादा खिलाफ़ी की है। आपके तवज्जुह से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो बेहतरीन है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। देखिए, अगर अमेरिका है या इंडिया है जो दुनिया की बड़ी माश की ताकतें हैं, अगर उनके भी प्रोग्राम जो कर्जा जाता है रोल ओवर होना बंद हो जाएं, वो भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त ये हो रहा है कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की नज़र हुआ है। जो हमको अगर कुछ इमदाद देते हैं या फंड्स देते हैं तो उनकी उसकी कीमत भी है। अगर सऊदीया देता है तो वो चाहता है उसे फ़ौज मिल जाए,
ईरान अगर आता है तो वो कहता है आप बलूचिस्तान से तेल ना निकालें, चाइना आता है तो कहता है आप मेरी पॉकेट पे आ जाएं। तो इस वक्त चाइना और अमेरिका की लड़ाई के अंदर हम लोग पिस रहे हैं। जो हमारी खूबी है वो इस वक्त हमारे लिए मुसीबत बन गई, जो हमारी जोग्राफी पोजीशन है, जिससे हमको अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बना के हम बेहतर फ़ायदा उठा सकें, वो नहीं है। हमारे यहाँ एडहॉक बेसिस पे सारे काम चल रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, रिसोर्सफुल मुल्क है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, नौजवान ज़्यादा है और अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं। और हमारी जो डॉलर के हवाले से जो हमारी इनकम है $60 बिलियन और तकरीबन $60 बिलियन की ही हमारी इंपोर्ट है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के साथ टैग कर दें कि जितना एक्सपोर्ट उतना इंपोर्ट, और हम कमर्शियल इंपोर्ट बंद कर दें, कमर्शियल लाइसेंस जो एक्सपोर्ट करे उसी को हम उसके बदले डॉलर्स दें, तो क्या होगा, वो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, इंपोर्ट भी नीचे आएगी। और ख़ास तौर पे जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको भी चाहिए ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे, अपनी क्वालिटी ठीक करे, प्राइस ठीक करे। उसको जिस वक्त मौका मिला हुआ है वो ज़िंदगी 75 साल में कभी नहीं मिला, क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम्स रुक गई हैं आना। तो ग्रो इस वक्त हमारी लोकल मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो उनको भी चाहिए कि ईमानदारी की तरफ आएँ, अपने कंज्यूमर अपना ब्रांड बनाएं, ये नहीं कि पैसे बनाएं। प्राची साहब, बड़ा मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये सभी को पता है कि हमारे मुल्क में एक बार कोई चीज़ ऊपर चली जाए तो वो नीचे वापस बड़ी मुश्किल से आती है। हम देखते हैं कि डॉलर का रेट तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन अशिया खुरनोश उस तरीके से सस्ती नहीं होती हैं जो डॉलर के नाम पर बढ़ जाती हैं कि जनाब डॉलर महंगा हो गया, कॉस्ट बढ़ गई है, तो मजबूरी हमें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हमने कोविड में ये सब कुछ फेस नहीं किया जो हम अभी इन रिसेंट दिनों में फेस कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते, आवाम पिस रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके ख्याल में इलेक्शंस तो आप कह रहे हैं अगर हो भी जाएंगे तो ये सब कुछ जो होगा, ये मिसाके मईशत करना इतना ज़रूरी है? ये सभी को पता है, आपने खुद ही बोला कि जानते हैं कि ये फैसले हैं जिनकी वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हम भुगत रहे हैं, तो ये सीरियसनेस कब आएगी? देखिए जनाब, सीरियसनेस जब आएगी जब हम लोग जो हमारे अवाम हैं वो अगर इन लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दें, अपने पॉलिटिकल लोगों को, या वो उनको ये कहें कि भाई आपका जो मैनिफेस्टो क्या है और आप अपने मैनिफेस्टो से हट के जा रहे हैं। एक तो हमको आदमी को शख्सियत को ना देखें, उसका मैनिफेस्टो को देखें, बिल्कुल कि इनके पास रोड मैप क्या है, इनके पास मंशूर क्या है, आखिर ये क्या माइंडसेट लेके आ रहे हैं और वाकई कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ये जाहिर है हम प्रिएम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं। और अगर वो अपने मंशूर से हट के बात करें तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आजकल जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल जो उसके सपोर्टर्स हैं उसके हर एक्ट को, गलत एक्ट को डिफेंड कर रहे होते हैं, जबकि वो डिफेंड करना नहीं बनता, वो ज़्यादा आंसरेबल है। देखिए जैसे आप यूरोप अमेरिका चले जाएं, उनकी हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन अपने लीडर के लिए आज़ादी नहीं है। बिल्कुल, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वो जवाबदेह होते हैं उसके लिए। अगर उसकी कॉलेज लाइफ में भी कोई उसका स्कैंडल बना है तो वो भी उसके गले पड़ जाता है। बिल्कुल, हमारे तो कहते हैं जी वो छोड़े जी मट्टी डाले मट्टी पाओ जी। ये बताएगा पराचा साहब, अभी जैसे कि आपने बात की कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, जब हमें नुकसान होता है तो तब हम फैसले लेते हैं, उससे पहले हम फैसले नहीं लेते। ये सर्कुलर जो अब आया है ये पहले क्यों नहीं आया, तब हमारी ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए जनाब, पहले मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर आ गया, जो स्टेट बैंक ने फैसला किया है वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक विजिलेंट है, बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कोई विजिलेंट नहीं है। इंटरेस्ट रेट आपको पता है कितना बढ़ चुका है इस मुल्क में? देखिए वो तो आपके जो इस वक्त फाइनेंशियल डायनामिक्स है ना, उसकी वजह है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, नो डाउट, लेकिन ये भी एक तरह का टूल है आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। गो कि वो टूल भी हमारे यहाँ फेल हो गया। ये जो मॉड्यूल्स हैं मुख्तलिफ हमारे यहाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क की डायनामिक्स और है, हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटी और है। देखिए हमारी कैश इकनॉमी है, हमारे यहाँ अगर हम बाहर का आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आप समझे कि कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सारा है वो इंटरेस्ट बेस है, सब कुछ है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग अपने जो हाउस फाइनेंसिंग है, कार फाइनेंसिंग है, उससे वो लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ कैश इकनॉमी है, जैसे आपने कोविड की बात की, हमारे यहाँ कोविड में असर नहीं आया, पूरी दुनिया में आया, क्योंकि हमारे यहाँ कैश इकनॉमी है। फिर हमारी पैरेलल इकनॉमी जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी है, इस वक्त 70% पे चली गई है। देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वो जो है ना, जो भी हमारे जो पॉलिसीज है ना वो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है। हमारे यहाँ जो देखिए टैक्स का जो रेट है वो हकीकत से दूर है। मैं कहता हूँ आप टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स रेट ना बढ़ाएं।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो आईटीपी वैल्यूज़ हैं वो आप जो इंटरनेशनल है वहाँ लेके जाएं, ड्यूटीज़ कम करें ताकि आपकी स्मगलिंग कम हो और ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े। बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा, मैं फाइनली, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि टाइम अब बिल्कुल कम रह गया, मुझे बताइएगा क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि कमर्शियल बैंक काफ़ी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए डॉलर हाई रेट पर ख़रीद रहे थे, जिसकी वजह से कोई अहम फैसला लेना लाजमी था, तो क्या इस तरह के फैसले अब और भी लिए जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए जनाब, वो हाई रेट पे तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा वो मार्केट रेट पे ले रहे थे, और क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज के पास कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही रह गया, बाकी बिजनेस हमसे ले लिया गया है। सही, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस रह गया और सप्लाई कम है, तो वो जो इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का गैप बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए ये शिफ्ट किया गया इंटर बैंक की तरफ। अब इंटर बैंक रेट कम होना बढ़ना उसके बारे में वो एक दीगर मार्केट है। हाँ, ओपन मार्केट में इससे कमी आएगी क्योंकि आपने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। अब बस ये ज़रूर देखना है कि ये जो करेंसीज़ हैं या ये जो सप्लाई है ये ग्रे मार्केट में ना चला जाए, क्योंकि जितना मैंने आपसे कहा आपने फॉरेन एक्सचेंज की ख़रीदो फरोख्त पे पाबंदी की तो जो आपका जो रेमिटेंस गिर गया, आपकी एक्सपोर्ट गिर गई, वो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा और उसके अलावा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और सारे मसलों का जो हल है, जो जड़ है, वो है जनाब मिसाके मईशत। ये जब तक नहीं होगी, सीरियसनेस, विलिंगनेस नज़र नहीं आएगी, आवाम के मफाद के लिए फ़ैसले भले सख्त क्यों ना हो नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगी, सस्टेन नहीं करेंगी ना। डॉलर फ़िलहाल तो नीचे आया है, लेकिन क्या ये नीचे रहेगा, इस पर सभी डाउटफुल है। आपको भी शुबा होगा कि यार क्या पता 300 से ऊपर चला जाए, पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इन सारे मसाइल का हल एक है कि सब स्टेक होल्डर्स मिल के बैठें और मिसाक मईशत तैयार करें। थैंक यू सो मच ज़फ़र पराचा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बड़ी अच्छी बातें शेयर की हैं। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प सी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिंडी बॉय का जब भी जिक्र होता है तो मुझे तो शेख रशीद साहब याद आ जाते हैं, मगर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मशहूर पिंडी बॉयज़ बैंड से, जिनके गाए हुए सॉन्ग पिंडी आई 2.0 की सोशल मीडिया पर धूम है। इस बैंड में गौरी और OCL, हमज़ा, ज़ीरो, हाशिम नवाज़, शुजा शाह और खावर मलिक शामिल हैं। मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये पिंडी आई 2.0 बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये आइटम तैयार किया सोशल मीडिया पर, तभी इसकी धूम है। तो वेलकम टू दुनिया बोल है पिंडी बॉयज़। पिंडी बॉयज़ के नाम से मशहूर हैं आप सब लोग। हमारे नाजरीन को अपनी जर्नी का बताइए, किस तरह इस बैंड की इब्तिदा हुई, क्यों 7 ग्रुप मेंबर्स और 7 लोगों के अलग दिमाग, तो कैसे ये मैच हो गया एक साथ? Yeah, first of all, we're not a band, right? Yeah, we're not like a group. Yeah, clan. Clan. Okay, new time clan. ये चीज बड़ी क्लियर करते हैं हम, मतलब सबसे पहले जो भी हमें इस आज सुबह टीवी पे देख रहे हैं कि we're not a band, we're a group. तो जर्नी सिंपल थी। 3 साल पहले हम इकट्ठे हुए। Exactly. Right? हमने एक बहुत अच्छा सा एक प्रोजेक्ट किया। Yes. पिंडी 1.0 India 1.0. तो बस उससे आगे फिर जरा सब अपने अलग रास्ते चले गए थे, बिकॉज टेक्निकली उस वक्त हम सब सोलो आर्टिस्ट थे। तो अब ये टाइम आया कि वी सेड कि यार देयर इज नो आई इन टीम, और मिलके काम करते हैं और इसमें हमारी बरकत हो। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवान नोटिस करी हूँ कि पॉप और रैप म्यूजिक का रुझान बढ़ता जा रहा है। आपके बैंड ने पिंडी आई के नाम से जो सॉन्ग पेश किया, जिसको तकरीबन 22 मिलियन लोगों ने देखा है, कि आपका बैंड पहले से ही इस कामयाबी के लिए पुरुमीद था। लोगों का रिस्पॉन्स, टीम मेंबर्स को आप लोगों के कैसा रहा रद्द-ए-अमल जो आप देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ऐसे है कि जब हम लोगों ने गाना निकाला था, हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना व्यूज़ आएंगे। वी weren't even expecting it। तो फिर जैसे जैसे गाना चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ आना शुरू हुए। हम लोग खुद भी थोड़ा सा परेशान थे कि यार मतलब ठीक है, व्यूज़ एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन इतने ज़्यादा रिस्पांस और इतना अच्छा रिस्पांस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्पेशली आउट ऑफ पाकिस्तान। यस, ये चीज़ इस तरह फैली है, बड़े आराम से स्लोली वर्ल्ड वाइड फैली। ऐसे ही है, और बस रिस्पांस बहुत अच्छा था और हम लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए हमने सोचा कि इसका अगला पार्ट भी निकाल। ये है ना, इनकी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है मुझे। सॉन्ग में स्क्रिप्टिंग का बड़ा अहम रोल होता है, यानी आप मुआशरे में पैगाम क्या दे रहे हैं,
आप टीम में सब जो मौजूद है उनमें से सॉन्ग लिखता कौन है, क्योंकि इसमें सभी का अपना अपना हिस्सा होगा, तो सबके इसमें क्या पार्टिसिपेशन क्या है, अपना अपना हिस्सा बताइए क्या है? बेसिकली इसका हम सारे रैपर्स हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, लिखना जानते हैं, सब अपना अपना पार्ट लिखते हैं बीट के ऊपर, और फिर हम एक दूसरे को पहले एक जैमिंग सेशन में सुनाते हैं। अच्छा। और काफ़ी शुगर मेला होता है, इस तरह हम एक फाइनल प्रोडक्ट आपको ला के दिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं वो कोई एक बंदा लिख रहा हो, हर बंदा अपना अपना पार्ट लिखता है। स्पेशली एक ग्रुप की आई थिंक खूबसूरती यही चीज़ है ना कि अगर हम एक दूसरे के क्रिएटिव प्रोसेस में घुस जाए ना तो वो सबकी आइडेंटिटीज खराब हो जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे ना हर कोई अपनी पर्सनालिटी लाइक टू द टेबल लाता है, और फिर उसमें हर बंदा जो है वो सजेशंस दे के अगर कुछ छोटा मोटा ऐड करना हो, ट्वीकिंग करना, थोड़ी सी हल्का फुल्का ये ऐसे नहीं ऐसे बोल दो यूं करके। लेकिन बाकी ज्यादा पैगाम की बात है, सिंपल जस्ट पॉजिटिविटी एंड लव एंड वेरी नाइस। बहुत है कि आप लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि क्या चीज़ ठीक है। अच्छा, अब रैप म्यूजिक से आप लोग मुंसलिक हो चुके हैं, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस रैप म्यूजिक का? यार देखिए, रैप जो है पाकिस्तान में आ रहा है स्लोली, काफ़ी आ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे ट्रैक्स के बाद और आ जाएगा। तो बस यही है, और इंशाल्लाह और भी रैपर्स निकलेंगे। वैसे पिंडी से काफ़ी रैपर्स आ रहे हैं, हम भी आए हैं तो इंशाल्लाह आगे आता रहेगा। बस यही है कि जितना रिलेटेबल रहेंगे उतनी आवाम आके और रिलेट करेगी और ऑडियंस इंगेज होगी, बढ़ेगी और यंगर जनरेशन और मोटिवेट। अच्छा, आप लोगों ने थीम भी लिव से अपने लिए चूज की है, पिंडी आए का नया वर्जन बनाने का फैसला आप लोगों ने क्यों किया? यार हमारी मर्जी है जो बात है नहीं, वैसे बात यह है कि हम लोगों ने सोचा कि ऑब्वियसली एक चीज़ रिमेम्बरेंस हमारी होनी चाहिए सबसे पहले। जब हम एक ग्रुप की तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीज़ हमने पहले बनाई, उसी को हमने कंटिन्यू किया, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जो है डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स और भी लेके आए। सबसे बड़ी चीज़ आपका पिंडी 1 पे जो प्यार था, उसने हमें मोटिवेट किया कि व्हाई नॉट पिंडी 2। एग्जैक्टली, यही बात है। 2 पे और प्यार दिखाएं तो 3 भी आएगा। लेकिन 2 और 3 के बीच में और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। ये जो पिंडी के मुंडे हैं ना, ये इंटरव्यू देते हुए भी शुगल ही कर रहे हैं, बड़े साइक्लिक नजर आ रहे हैं। शुगल मेला इनका अभी भी चल रहा है, मैं नाजरीन आपको बता रही हूँ, जितने ये इसको खुश नज़र आ रहे हैं ना, हमारी मर्जी है, हमने बनाया जी, हमने खुद ही सोचा है। बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों का टैलेंट है ये। तो एक म्यूज़िक बैंड में 7 बासलाहियत मेंबर्स के साथ लिखने और कंपोज करने का अमल दिलचस्प रहा होगा। खावर के साथ बाकी जो रैपर्स हैं, किस तरह आप लोगों ने अपना अपना हिस्सा मिलाया, बताइएगा। अच्छा, आजकल के रैपर्स में कोई इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि रुझान इस तरह का हो कि बहुत सारे रैपर्स इकट्ठे होकर अगर रैप करें तो बीच में एक वोकलिस्ट या एक सिंगर का भी रोल हो। तो आई थिंक वो चीज़ ब्रिज करने के लिए मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को पसंद आ रहा है, तो जब तक लोगों को पसंद आता रहेगा हम करते रहेंगे। ये एक टीम है। वेरी नाइस। एग्जैक्टली। और प्लस आई थिंक इट हेल्प्स के द फैक्ट कि हमारी ऑलरेडी सबकी एक पर्सनल रिलेशनशिप भी थी, एक दोस्ती आ रही थी, तो वो भी एक बड़ा एक ह्यूज फैक्टर था सबको। बहुत अच्छे पिंडी बॉयज़, इसी तरह काम करते रहे। टैलेंट आपका माशाल्लाह लोगों को पसंद आया, तभी इतने सारे व्यूज़ आप लोगों को यूट्यूब पे मिले हैं। तो अब पिंडी आए 3 की तैयारी आप लोग पकड़ लें, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल था कि पिंडी बॉय की बात आई है तो शायद वही सिगार और शेख रशीद साहब वाली काला चश्मा इन लड़कों ने लगाया होगा, और कुछ ऐसा एक गाना बनेगा जिसमें सोशल मैसेज भी होगा और कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक अलग सी चीज़ करके दिखाई है। शायद यही वजह है कि इनको इतने सारे व्यूज़ मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी कुछ पुलिस की। और जब पुलिस का नाम जहन में आता है तो हमारे जहन में यही ख्याल आता है ना कि कुछ चोर डकैत पकड़ेंगे, ऑपरेशन होते हैं, वही हूटर वाली गाड़ियाँ, और बस पुलिस जो है वो खड़ी हुई है तो एक दहशत होती है पुलिस की। दूर से ही पता होता है कि पुलिस वाले खड़े हैं, ज़रा ध्यान से भाई, कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी है। लेकिन ऐसा तो है ही, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ हमारी हिफाजत ही नहीं करते हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो वो अपना लोहा उसमें दान में भी बनवाते हैं। तो एक ऐसे हीरो पाकिस्तानी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, छोटा मोटा ओहदा भी नहीं है भाई, DSP हैं, मगर उनके हाथ की बनी पेंटिंग्स और फनपारों को जो भी देख ले वो हैरान रह जाए। इस वक्त नईम खान साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं। नईम साहब ने मुझे तो हैरान कर दिया, यकीन जानिए मैं दंग रह गई हूँ। ये पेंटिंग आपके सामने है और मुझे ये लगा ये पिक्चर है, ये हाथ से नहीं किसी ने बनाई, ये कैमरे का कमाल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इतनी सख्त ड्यूटी आप करते रहे नईम साहब, ये इतनी महारत, ये फ़न आया कैसे? सबसे पहले तो खुशामदेद, बहुत शुक्रिया।
मैं कदरदान हूँ आपके टैलेंट की। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और बुलाया। ये बेसिकली जो है ये आर्ट जो है, एक पाकिस्तानी एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं इकबाल मेहंदी, उनके साथ मेरा एक बहुत बड़ा तवील अरसा उनके साथ रहा। जहाँ जहाँ मैं SHO होता था वो मेरे साथ ही रहते थे और फिर वही मेरे साथ काम वहाँ करते थे। तो उनका इतना काम देख देख के उसमें शौक़ पैदा हुआ। उससे जो है उनका जो कलर स्कीम थी वो देखी, उनकी पैलेट्स देखी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस काम में दिलचस्पी ली। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम ये करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं सारे दिन आपके साथ ही होता हूँ तकरीबन। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये काम शुरू किया। लेकिन उनका जब 2008 में इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर ये 2013-14 से मैंने दोबारा शुरू की एक उनके सीनियर आर्टिस्ट के साथ मिलकर, और अब मेरी ये पोजीशन है। तो आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने कहा। असल में पुलिस की जॉब जो है वो टायरिंग जॉब ज़रूर है। बहुत ज़्यादा टाइम उसमें सर्व करते हैं हम, चूँकि ज़्यादातर। लेकिन चूँकि DSP की पोस्ट एक ऐसी है कि जी वो सुबह आके मॉर्निंग में बैंक को चेक कर लेना, इलाके की पिक्टें चेक कर लेना, या मोबाइल्स को चेक करके अपने ऑफिस में आ जाना, डॉग वगैरह को देख लेना। उसके बाद फिर जो हमारे पास इवनिंग का टाइम होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। उस दौरान अगर कोई वाक़या पेश ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना हो, तो उसके बाद फिर हम बिज़ी हो जाते हैं, वो उसको स्टॉप कर देते हैं। फिर जब हम उसमें फारिग होते हैं अपनी पुलिस वर्किंग से, तो फिर दोबारा इस पे आ जाते हैं। क्योंकि ये उसके मुकाबले में एक ऐसा हुनर और ऐसा काम है कि इसमें जब हम मगन हो जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता 2-2.5 घंटे हम इसमें किस तरह बैठ जाते हैं आसानी से। अच्छा, मैं इस अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बिल्कुल इस हवाले से आपसे पूछूंगी, सारा कुछ मेरे जहन में है। थोड़ा सा मुझे अपने हवाले से बताएगा, कुछ हमला वगैरह भी आप पे हुआ था? हाँ, मैं असल में पुलिस में जो है तकरीबन कुछ ऐसे इलाकों में पोस्ट रहा हूँ, जैसे लियारी है, सोराब गोट है, इस तरह के इलाके हैं। कुछ सेंटर के इलाके हैं जहाँ पर लियारी में मुझ पर कातलाना हमला हुआ। मलीर में एक दफ़ा हम गए थे एक रेड पे कुछ दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, वहाँ हमसे उनसे मुकाबला हुआ। इस तरह के वाक़यात हमारे साथ हुए। पुलिस को लोग वैसे तो बहुत अजीब नज़र से देखते हैं, लेकिन पुलिस वाकई बहुत ही टिपिकल जॉब है। और इसमें देखें ना, हम अपनी फैमिली के साथ जब हम सुबह ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, जब हम शाम को आते हैं, रात को लेट नाइट आते हैं, तो वो सो रहे होते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि हम पता नहीं पुलिस वाले क्या हैं, इस तरह हमारे साथ इस तरह की मुस्बत सोच नहीं रखती, इस तरह के हम उसमें टाइम देते हैं। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए। जाहिर है आपकी अपनी जॉब है, हर जॉब की अपनी नौयत होती है, और क्या उसके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं जाहिर है पुलिस वाला ही बता सकता है, कॉमन बंदे को नहीं पता होगा। अच्छा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर ऐसी सिचुएशन जो पेश आई है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, घर में कौन कौन है आपके? बच्चों में भी किसी को शौक़ है? बेसिकली मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। लेकिन अभी तक उनमें इस तरह का शौक़ नहीं है जिस तरह मेरे को शौक़ हुआ है, और मैं ये कर रहा हूँ काम। अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर उनमें शायद ये शौक़ एक आध बेटी में पैदा हो जाए। तो कहाँ पुलिस की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है जिसके बाद आप लोग ज़ाहिर अपनी सर्विसेज हम लोगों को देते हैं, साथ में मतलब उस ये शुरू से बचपन में क्या पढ़ाई में? पता है, मैंने सुना है कि जो लोग पेंटिंग करते हैं या ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं, उनको स्केचिंग का या पेंटिंग का बचपन से भी शौक़ होता है। ये असल में मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, पहले भी बताया कि मेरा ऐसा एक ताल्लुक़ था, एक ऐसे आर्टिस्ट थे, उनकी कुछ ऐसे तो 90s में आपने बताया ना, 90s से मेरा 2008 तक उनके साथ ताल्लुक़ रहा। 2008 तक। तो बचपन में कोई ऐसा शौक नहीं, बचपन में कोई ऐसा आर्ट ड्राइंग वगैरह का, स्केच वगैरह का कोई शौक नहीं था। ये डायरेक्टली मेरे अंदर जो है ना, उनको देखकर इम्प्रेस होकर, उनके जो पॉजिटिव मामलात थे उसको देखकर, फिर उनकी जो कलर स्कीम देखकर, जो उनसे अक्सर डिस्कस करते रहते थे रात को बैठकर, तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें पैदा हुई। जब उनके इंतकाल के बाद फिर इसे बहुत मुकम्मल किया। अच्छा, उनका इंतकाल हो चुका है? जी, 2008 में। अच्छा, तो अभी क्या सोचा आपने अपने इस फन को लेके? आगे लेके चलेंगे, क्या करेंगे? अभी मैं इसमें जो है गैलरीज को अपना काम देता हूँ, ठीक है। और मैं आपके तवस्सुस से अगर कोई मुझसे बनवाना चाहेगा तो मेरा, चूँकि अब प्रोफेशनल यही होगा, क्योंकि मैं कुछ अरसे बाद रिटायर हूँगा, तो उसके बाद यही सारा मेरा काम अच्छा कैरी ऑन। तो एक पिक्चर बनाने में कितना वक्त लगता है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? असल में हमारे यहाँ होता ये है कि हम पिक्चर अगर 1 महीने में बनाए ना, तो हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने दिन बनाई, वो ये देखेगा बनी कैसी है। तो हम इसके अंदर कुछ पिक्चरों, कुछ तस्वीरों को, ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये आपने कितने टाइम में बनाई? ये 12 से 15 दिन की मेहनत है ये। अच्छा, 12 से 15 दिन। इससे हम ड्राइंग से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद इसको सुखाते हैं। इसका अमल है ना, बस हमने फर्स्ट किया तो उसके बाद उसको धूप में रख के इसको सुखाते हैं, ताकि दूसरा कलर जब हम इस पर चढ़ाएंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसा मैं आपसे मिली और मैंने फ़ौरन बोला मैंने भी आपसे पिक्चर बनवानी है, बच्चे घर में कहते हैं कि हमारी भी बनाएं, या बेगम कहती है हमारी भी बनाएं,
जब ये इतना खूबसूरत फन है आपका, माशाल्लाह महारत है, कमाल है ये। मतलब ये मेरे समय कभी तक हमारी किसी की ख्वाहिश नहीं है कि मैं अपनी बनाऊँ या मैं बच्चों की बनाऊँ, अभी तक तो कोई ऐसी लेकिन ये कि शायद हो सकता है बनानी पड़े। अच्छा, तो अभी वैसे आप पाकिस्तान में रुझान क्या देख रहे हैं लोगों का इस फील्ड की तरफ? अभी तो काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे ना, जो इकबाल मेहंदी साहब थे, उन्हीं के पास ये सबसे ज़्यादा लोग आते थे, काम सीखते थे और वही सबसे ज़्यादा लोगों को बताते थे। मेरा ख्याल है जो मैंने अपने उनसे ऑब्ज़र्व किया, जो उनके साथ रहा, जो मैंने देखा, तो अभी तो लोगों में काफ़ी शऊर आ रहा है इसमें और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। और सही। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप गैलरीज को भी अपना काम देते हैं और उनके लिए बनाते हैं, तो क्या कोई स्पेसिफिक कोई थीम होती है या फिर सीनरीज, मतलब कोई नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग बनवाते हैं ऐसी, या किस तरह का काम आप करके देते हैं? हमारे पास ज़्यादातर जो है ना हॉर्स वगैरह का काम है, लड़कियाँ वगैरह हैं, और जो एस्पेक्ट वगैरह जो कलर स्कीम वाला है वो काम आता है। फिर कैलीग्राफी है, इसमें कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। फिर लैंडस्केप्स हैं, वो बनाने के लिए आती हैं। इस तरह का हमारे पास काम सही। अच्छा, कोई इरादा है अब जाहिर है आपके उस्ताद से ये शौक आप में ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपने भी तो फिर आगे फैलाना है ना इसको, कुछ सोचते हैं इस बारे में? हाँ, तो हम कर रहे हैं काम, लाजमी बात है। हमने भी अपने जूनियर रखे हुए हैं, उनसे काम लेते हैं, उनको काम सिखाते भी हैं। अच्छा अच्छा, तो अकेडमी वगैरह बनाने का कोई इरादा अभी नहीं? फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं। वैसे इन फ्यूचर सोचेंगे? इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो कोई इस किस्म का कोई खोलने का प्रोग्राम है। सही। अच्छा, अब अगर एक पिक्चर ऐसी ये आपने बनाई है, कितनी कॉस्ट इस पे आ जाती है? ये तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट आ जाती है। नहीं, आज आ नहीं जाती, मतलब फरोख्त करने की बात कर रही है? नहीं, मैं कॉस्ट मुझे बनाने में। तो ये बनाने में नॉर्मली अगर फ्रेम समेत हम लगाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा है। अच्छा, 20 से 25 हज़ार रुपये का। अगर अच्छा, ये तो आपने बताया कि खैर आर्टिस्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ इदारों से पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब कुछ सीख रहे हैं, बाकायदा डिग्रीज भी ले रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि जो ख़रीदने वाले या बनवाने वाले हैं, अब माशाल्लाह से आईफोन्स आ गए हैं, इतने इतने जदीद फ़ोन आ गए हैं कि लोगों की पिक्चरें वहाँ उतरती हैं, ये सोशल मीडिया पे लग जाती हैं। लोगों में रुझान रहा है कि इस तरह के पोर्ट्रेट्स, इस तरह की पिक्चर्स बनवा के अपने घरों में लगाने का, या कम हो गया? ये असल में ज़्यादातर जो है ना, कुछ लोग जो जैसे हमारे दोस्त है, बाब हल्का है, उनमें उनके मरहूम वालिदैन हैं, उस तरह के जो उनकी तस्वीरें वो हमसे जो है ना इसकी यादगार के तौर पर बनवाते हैं, पोर्ट्रेट तो इस तरह का। बाकी लेकिन अभी तो खैर इस पर इतना रुझान नहीं है। अब तो यही है कि मुख्तलिफ, आपको पता है मॉडर्न आर्ट भी आ गया है, इस तरह का उस तरफ भी ध्यान है लोगों का ज़्यादातर। अच्छा, मैं ये समझती हूँ असल में ये जो काम है ना, ये रियलिस्टिक आर्ट, ये ज़रा मुश्किल है, लोग कर नहीं रहे, इसमें इतना टाइम देना पड़ता है। क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसमें काम बहुत है, टाइम बहुत देना पड़ता है इसको, और लोग टाइम नहीं देना चाहते। हाँ, वो बस आपको पता है, आपको 2-4 एक आध दिन में करके अपना काम पूरा हो जाता है। और लाखों की पेंटिंग्स बिकती भी हैं, और वो बिकती भी, और वो इस नौयत की होती भी नहीं है। हाँ, अभी इसके ऐसा क्यों है? बस अब ये नया दौर है, नए उसमें हम शामिल हो गए हैं, नए दौर में, तो उसमें आजकल ये टाइम अच्छा, का। मैं ये समझती हूँ एक वजह ये भी है कि हमारे जितने भी इस तरह के आर्टिस्ट हैं ना, मैं तो खैर इस तरह के फ़न की बहुत कदर करती हूँ। मुझे पता है कितनी मेहनत होती है, कितना इंसान का दिल होता है। जाहिर है वो अगर काम कर रहा है, 15-15 दिन लगा रहा है, तो वो कितनी दिल से वो कर रहा होगा। हुकूमती लेवल पर कोई इस तरह के मुकाबले, कोई सरपरस्ती, कोई मतलब अप्रिसिएशन के लिए कुछ दिया जाना, ये भी उस तरह से नहीं है जो होना चाहिए। नहीं, फ़िलहाल तो कोई ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन ये है कि हमारे पुलिस के हवाले से कुछ लोगों ने हमारे राब्ते करते हैं, तो वो अगर हमारे ऑफिस की या किसी और जगह की कोई ज़रूरत होती है तो वो हम इस किस्म का काम वो हमसे करा लेते हैं और वो हम कर लेते हैं। सही। तो जो बच्चे आपके पास एज असिस्टेंट आप बता रहे हैं, वो मतलब किस तरह के बच्चे हैं? अभी पढ़ रहे हैं या फिर वो बस सीखना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, वजह क्या है? तकरीबन जो है मतलब अपने इसी माहौल के हिसाब से, जिस तरह की उनकी तालीम है, जिस तरह का उनका माहौल है, उस हिसाब से वो तकरीबन पढ़ भी रहे हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ भी दी, मुकम्मल कर लिए। तो उनको अपना ऐसे, चूँकि आजकल बेरोज़गारी भी है, उसके हवाले से वो लोग वहाँ पर आके इस हुनर को सीखना चाहते हैं। सही। अच्छा, अब इस प्लेटफॉर्म के तवसत से आपको पैगाम देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, अरबाब इख्तियार को, गवर्नमेंट लेवल पे, या अपने स्टूडेंट्स को, या इन पेंटिंग्स को ख़रीदने वालों को तो आप दे सकते हैं। मैं आपके तवज्जुह से तो ये पैगाम दे सकता हूँ कि अगर इनको किसी को भी किसी किस्म की आर्ट बनवाना हो, करना हो, अगर ये चीज़ उनको समझ में आती है, मेरा फ़न समझ में आता है, अगर उन्हें पसंद आता है, तो मैं बिल्कुल आपके तवज्जुह से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं वैसे इस मौके पर ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि देखिए, पेंटिंग किसी भी तरह की हो, जाहिर है खूबसूरती किसको पसंद नहीं होती, तो हमारी पूरी कोशिश, हम इतना पैसा लगा के अपने घर बनवाते हैं और कहते हैं जी खूबसूरत लगना चाहिए कि जो आए और आके मतलब मुख्तलिफ हो, तारीफ़ करे कि यार क्या बात है।
तो इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो भी आपकी दाद के मुस्तहिक भी हैं। इसके अलावा जिस तरह अभी ये नईम साहब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनका प्रोफेशन यही होगा, तो उनका रोज़गार चलेगा इससे, ज़ाहिरी सी बात है। तो ऐसे में इनकी पजीराई इसी सूरत में मुमकिन है कि आप उनकी इन पेंटिंग्स को अहमियत दें, इनसे ख़रीदें, अपने घरों में लगाएं और आपके घर की जो जीनत है ना उसमें इजाफा होगा, आपका घर खूबसूरत लगेगा। इस तरह इनकी भी पजीराई हो जाएगी, इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी, इनका घर चलेगा, आपको सवाब भी मिलेगा और ये खूबसूरती भी बढ़ेगी आपके घर की। बहुत शुक्रिया नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, भले वो कराची स्टूडियो हो या लाहौर स्टूडियो हो। तो मैं वन बाय वन दोनों को आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगी कुछ मुकाबला हुस्न की बात हो जाए, कुछ ब्यूटी की बात हो जाए। तो लाहौर में हुआ मुकाबला हुस्न, जिसमें हसीन और खूबरू मॉडल्स ने अपनी अदाओं से महफिल को चार चांद लगाए। पाकिस्तानी खूबरू मॉडल हैं शफीना शाह, जिन्होंने लाहौर का मुकाबला हुस्न लूट लिया है और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2023 का टाइटल अपने नाम किया। और इस वक्त शफीना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शफीना, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू आर लुकिंग सो लवली। और मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मुकाबला हुस्न, मैं काफ़ी अरसे बाद ये खबर सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें कि हसीनाओं ने पार्टिसिपेट किया। पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये शेयर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करती था मैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बन सकते हूँ। अच्छा, तो मुझे पता था हाँ मैं बन सकती हूँ, लेकिन जब मैंने सैश रिसीव किया उसी वक्त मैं बिलीव करती थी लाइक हाँ मैं मिस पाकिस्तान हूँ। और बहुत मज़े से आए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत। ये दिस इज़ माय फेवरेट कंट्री। ओके, अच्छा शफीना, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा जिस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होते। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि मैं काफ़ी अर्से बात सुन रही हूँ कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है और माशाल्लाह अभी आपको ये टाइटल मिला है। तो इवेंट्स क्यों नहीं होते या होने चाहिए? जाहिर है ब्यूटी को तो हर कोई सराहना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है, तो होने चाहिए ऐसे इवेंट्स। वो लास्ट लाइन आप फिर से कहो। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि डू यू थिंक कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ब्यूटी को तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, क्यों नहीं होते ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में? आई थिंक प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, शायद हमारे सोसाइटी वो कहेंगे हम नहीं कर सकते ये इवेंट्स क्योंकि औरत ऐसे गर्म लाइक यू हैव टू बी एट होम ऑल द टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज करते हमारे माइंडसेट, ठीक है, क्योंकि सारे कंट्रीज़ उनके पास ये पैजेंट्स हैं। एक्चुअली मैं नहीं जानती थी 4 महीने से पहले दैट मिस पाकिस्तान एग्जिस्ट। तो जब मैंने रियलाइज़ कि हाँ मिस पाकिस्तान है, हमारे कंट्री कुछ है, तो मैं सोच रही थी हाँ मैं अप्लाई करूँगी। एंड एक्चुअली और इवेंट्स ये जैसे इवेंट्स होने चाहिए, यू नो, क्योंकि हाउ डू यू स्टार्ट दिस? यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को स्कूल लाइफ से ही शौक़ होता है मॉडलिंग का, एक्टिंग का, और वो चाहती हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, वो खूबसूरत दिखें। आपको भी क्या मतलब शुरू से शौक़ था या फिर कैसे सोचा कि मुझे किसी इस तरह के इवेंट में या इस तरह के पार्टिसिपेशन मुझे करनी चाहिए? ठीक है, तो एक्चुअली प्रोसेस मुश्किल तो नहीं है। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो मिस पाकिस्तान पैजेंट वर्ल्ड, एंड आप अप्लाई कर सकते हो, आपको फिल आउट करते हैं। हाँ कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे क्वेश्चंस भी है, अब आंसर करना पड़ेगा। सही आंसर एक्चुअली जब मैंने अप्लाई की मुझे मालूम नहीं थी सही आंसर कौन सी है, लेकिन मैंने सिर्फ दिल से आंसर किया, तो इसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और एक्चुअली मैं एक्ट्रेस हूँ इंग्लैंड में, एक्ट्रेस और मॉडल भी करती हूँ वहाँ। तो मैंने शुरू किया लाइक लॉन्ग टाइम, लेकिन पैजेंट वर्ल्ड दूसरी चीज़ है, एक्टिंग एक चीज़ है, मॉडलिंग भी एक चीज़ है, और पैजेंट वर्ल्ड सबसे लाइक थोड़ी सी अलग भी है। तो मेरे लिए भी न्यू है, यू नो। लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हो, एनीबडी कैन अप्लाई, just 18 and older,
एंड डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज भी है। अभी मैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड हूँ और टाइटल्स भी है। Okay, Shavina, if you will get any offer from film industry or Pakistani drama industry, so will you accept it or not? बिल्कुल। एक्चुअली इस पैजेंट से पहले मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान 3 महीने से पहले आई थी, उस वक्त मैंने डिसाइड किया शायद मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए, शायद हाफ इंग्लैंड हाफ पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करती हूँ उस वक्त। एंड जब मैं वापस चली गई इंग्लैंड 3 महीने से पहले, मैं बहुत रो रही थी एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत मिस किया। और हाँ, शायद कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइक शायद ड्रामास के लिए, मूवीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आई विल कंसिडर इट। ओके, और किस हीरो के साथ आप चाहेंगी कि आपको फिल्म में काम करने का, ड्रामा में काम करने का मौका मिले? वाओ, ओके, मैं डिसाइड नहीं कर सकती अभी, लेकिन मैंने एक्चुअली बात किया अलमदार खान के साथ, वो सिंगिंग करते हैं और शायद मैं कुछ काम करूँगी उनके साथ, मूवी म्यूज़िक वीडियो हमने डिस्कस किया। तो दिस इज़, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो शायद मैं उनके साथ कुछ करेंगे। अच्छा, वैसे आजकल हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें वहाज अली के बहुत चर्चे हैं, उसके अलावा फवाद खान ने बॉलीवुड में भी काम किया है, इसके अलावा हुमायूं सईद हैं। आप देखती हैं इन्हें, या इनमें से किसी के साथ अगर आपको ऑफर हो तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगी? एक्चुअली मेरे विच वन इज़ योर फेवरेट? मेरा शौक है एक्टिंग, पैशन। फेवरेट मैं डिसाइड नहीं कर सकती एक्चुअली, क्योंकि मैं फेवरेट तो नहीं हूँ, मेरे पास कोई फेवरेट एक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आई विश टू वर्क विद एवरीबडी। ओके, आई थिंक दिस विल बी गुड। ओके, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइए प्लान्स क्या अब आपके? मतलब आपने बताया कि म्यूज़िक वीडियो आपने डिस्कस किया है, आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेंगी, इसके अलावा आपसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं आफ्टर दिस टाइटल, अब क्या सोचा क्या है, किस तरह का काम करना है, कितना अर्सा पाकिस्तान में रहना है? तो एक्चुअली अभी मैं यहाँ हूँ 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई और कमिटमेंट्स है इंग्लैंड में। मेरे पास 4 मूवीज़ है वहाँ, फीचर फिल्म्स, 2 उर्दू में और 2 इंग्लिश, एक एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म। तो उन लोगों के वो पूछते हैं कब वापस आएंगे, तो मैं वहाँ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वो फिल्म्स मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह, एंड देन शायद हम डिस्कस करेंगे वहाँ से, और मैं पाकिस्तान आऊँगी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो डिपेंड करते हैं डेट्स की वजह से। अच्छा शफीना, अभी आपने बताया था कि आपको 4 महीने पहले ही पता चला कि इस तरह का कोई ब्यूटी इवेंट हो रहा है लाहौर में, और आपने इसमें सोचा कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं तो आप पार्टिसिपेट करेंगी। इससे पहले आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था, या फिर आपको इस इवेंट के बारे में किसने बताया, आपसे किस तरह उन्होंने कांटेक्ट किया, आपको अप्रोच कैसे किया? एक्चुअली तो मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, वहाँ मैंने काम किया मिस्टर पाकिस्तान के साथ, सईद शाह, तो मैंने काम किया उनके साथ। एंड एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया मिस पाकिस्तान के बारे में। उससे पहले मैंने जानती नहीं थी हाँ मिस पाकिस्तान एग्जिस्ट हुआ, मैं सिर्फ सोच रही थी सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान। एक्चुअली मैं सोच रही थी ये पाकिस्तानी कंट्री हूँ तो शायद वो मिस पाकिस्तान नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि हम अलाउड नहीं है। दिस वाज माय ऑनेस्ट थिंकिंग। तो इसलिए मैंने पूछ नहीं थी हाँ मिस पाकिस्तान एग्जिस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया मिस पाकिस्तान के बारे में। So your family is in Pakistan or in England? यहाँ पर relatives हैं? यहाँ पर अभी he's in England. Are you engaged? No. Okay. तो क्या plans हैं? शादी के बारे में क्या plans हैं अभी? सब लोग पूछते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली मेरे पास कोई प्लान्स नहीं है अभी, क्योंकि बहुत कमिटमेंट्स है मेरे करियर में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करियर बहुत अच्छा है अभी, तो मैं फोकस करूँगी इस करियर में। और अभी ये टाइटल मिली तो 1 साल ये टाइटल है मेरे पास, और इंशाल्लाह मैं फोकस करूँगी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करूँगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल पैजेंट्स का जाना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं तो कुछ करूँगी पाकिस्तान के लिए। तो ये मेरा फोकस है, शादी प्लान्स को नहीं है अभी नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच शफीना, रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो। और ऐसे ही खूबसूरत दिखती रहें, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती रहें। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं
बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी तरह की कुछ नहीं, ड्रामा मिले, फिल्म मिले, मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान से होगा तो आप सब कुछ करेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जनाब एक और बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, और जब ये पहले आए थे तो इनका रंग गोरा था और अब ये काले होकर वापस आए हैं। तो इस वक्त हमें माउंटेनियर असद ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने अभी भी माउंट एवरेस्ट को आपने सर किया है, और यही वजह है कि आप काले हो चुके हैं। ये कॉस्ट है जो कि पे करनी पड़ती है अगर आप माउंटेनियर हैं और आपको पहाड़ों पर जाने का शौक़ है। तो ये छोटी कॉस्ट नहीं है, बड़ी कॉस्ट है। लोग तो खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि उनको लोग पसंद करें, ख़ास तौर पे लड़कियां। तो ये आप बर्दाश्त कर रहे हैं फिर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये छोटी कॉस्ट है, आप इसको बड़ी पता नहीं क्यों बना रही हैं। अच्छा। यू गेट रिकवर, आप रिकवर हो जाते हो 2 महीने बाद। आपकी जो जिल्द है वो सनबर्न से ठीक हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, इनिशियली थोड़ा सा बुरा लगता है, बहुत थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन बाय द टाइम ये ठीक हो जाता है, हील हो जाती है। आप जाहिर है यंग लड़के, ठीक है, माउंटेनियर तो हैं, ये भी दिल चाहता है कि लड़कियां कांटेक्ट करें, इर्द गिर्द लड़कियां होनी चाहिए। जाहिर है बड़ा वो लोग इंस्पायर भी होते हैं ना, ये पहाड़ों पे जाते हैं और माशाल्लाह वापस भी आ जाते हैं। तो ऐसे में आजकल लड़के लड़कियों से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है, आपको पता है? इट्स अ ट्रेंड चल रहा है, तो हमारे हर किसी की ख्वाहिश होती है खूबसूरत दिखना, किसके नीचे से आपने खुद कहा। सो या इट्स अ ट्रेंड। अच्छा, कैसा लगा, मतलब माउंट एवरेस्ट आपने सर किया है और एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुश्किल, खतरनाक, रिस्की, खौफनाक। अच्छा, खौफनाक पे मैं आपसे सवाल करती हूँ। भी थोड़े दिनों पहले ही हमारे साथ एक गेस्ट थी, उन्होंने बताया कि दरमियान में मैं डर गई थी, खातून थी वो, और जब मुझे डेड बॉडीज़ नज़र आई और उनको देख के मैं थोड़ा डरी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने कहा नहीं, ऊपर जाना है। तो ये ऐसा माहौल होता है ऊपर? अब यही वजह खौफनाक होने की है और भी कोई वजह है? एक वजह ये भी है, जैसे आप रोड पे जाते हैं आपको साइन बोर्ड्स मिलते हैं कि अभी इतने किलोमीटर बचे हैं, एवरेस्ट पे आपको डेड बॉडीज़ मिलती हैं और इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने ऊपर आ चुके हैं। सो ये तो कॉमन है, एवरेस्ट में डेड बॉडीज़ दिखना या मिलना या दूर से देखना, वो मतलब अंदाज़न मतलब क्या बहुत सारी होती हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा होती हैं। सिर्फ इस सीज़न में 16 लोग मरे हैं, तो वो जो 16 लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडीज़ तो कहीं ना कहीं तो होगी ना, तो वो जो 16 लोग हैं उनको आप नीचे नहीं उतारते, वो वहीं होते हैं और उनकी डेड बॉडीज़ कभी स्नो से जो है वो कवर हो जाती हैं और कभी कभार वो धूप की वजह से वो स्नो हट जाती है तो आपको दिखती हैं और फिर आप डरना शुरू होते हैं। नहीं तो जब खैर इन पे तो इन पहाड़ों पे तो आई थिंक बर्फ़ पूरा साल ही रहती है। ऐसा ही है ना? यस। तो जब वो अगर धूप निकलती भी होगी तो आखिर वो कितनी पिघल जाती होगी? थोड़ा बहुत ही नज़र आता होगा, वो भी उनको जो ऊपर जाते होंगे। Exactly. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने सुना आपको चोट भी लगी थी, क्या हुआ, क्या था? थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन थी। चोट नहीं लगी थी, एक आई वॉज स्टक समवेयर। एक हालात कुछ ऐसे बने थे कि मौसम ख़राब हो गई और फिर मेरा कम्युनिकेशन बन नहीं पाया किसी से। मैंने आपको कोई चीज़ कही तो उन्होंने कुछ और समझी, तो इस तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई, जिससे ये कहा गया या तासुर आया कि मुझे रेस्क्यू की ज़रूरत थी या मुझे एवेक्यूएट किया गया, कि मतलब कि मैं पहाड़ के दरमियान जो है उतरते हुए इतना ज़ख्मी हूँ कि मैं चल नहीं पाया और मुझे रेस्क्यू की ज़रूरत थी, जो कि हकीकत से बरक्स है, ऐसा था नहीं। मुझे सिर्फ मैं एक छोटी सी स्लिप हुआ था मैं कहीं से, और उस स्लिप होने की वजह से मेरी जैसे मोच आ जाती है या पाँव में या हाथ में, वो आ गई थी। और उसके साथ आपने सर किया? यस। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, अभी आपने कहा कि बड़ी छोटी सी कॉस्ट है जिसकी आप बात कर रही हैं, अदरवाइज़ मुझे बताएंगे कॉस्ट वैसे क्या पे करनी पड़ती है? फाइनेंशियली इसकी सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। आपकी फ़िज़िकल, आप तो मेरा चेहरा देख रही हैं, मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेरी 2 महीने में मैंने वहाँ पे जो गुजारे हैं, उसमें मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिमिनिश हुई है, क्योंकि 2 महीने लगातार आप चलते जा रहे हो। तो एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। आपने पैसे पे किए और आप जाके चढ़ के आ सकते हो, ऐसा नहीं है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत मुतासिर होती है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मुतासिर होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ तो ऑब्वियसली मुतासिर होती है, क्योंकि ठंड होती है, आपको घर वालों की याद आती है। सो इट्स अ वेरी 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 चैलेंजिंग टास्क जो आप करते हो। जो सिंध माउंटेन क्लाइंबर एसोसिएशन है, इन्होंने क्या किया थ्रू आउट दिस जर्नी? दिस एसोसिएशन इज़ बेसिकली मेरी अपनी एसोसिएशन, and I have this goal to promote
हाइकिंग स्पोर्ट्स या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिली वज़रा से? इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट स्पेशली हमारे जो स्पोक्स पर्सन है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं सरदार शाह साहब, उनका भी सपोर्ट था। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बनिस्बत पिछले मेरे कुछ सालों की क्लाइंबिंग से इस दफ़ा हुकूमत सिंध ने मेरा हाथ थामा और उनकी वजह से आई वॉज एबल टू क्लाइंब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो आपकी तरह के दीगर माउंटेनियर हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनकी अब माशाल्लाह बड़ी चोटी सर करके आए हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखें, इस चोटी के बाद तो कुछ रह नहीं गया ना। दैट्स द हाईएस्ट पीक, दैट्स द फिनिश, या जैसे फिनिश लाइन कहते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के, ये जो आई एम द 10th पाकिस्तानी टू क्लाइम एवरेस्ट। हमारे पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 10 लोग क्लाइम कर चुके हैं, मैं 10वां हूँ। जितने भी बाकी लोग हैं ना, 9 आउट ऑफ दीज 10 पीपल, वो सब लोग नॉर्थ से हैं। मैं सिर्फ वाहिद बंदा हूँ जो हमारे साउथ वाले पार्ट से है पाकिस्तान से। अगर मैं यहाँ से बिलोंग करते हुए, अगर मैं यहाँ से मेरा ताल्लुक है, फिर भी मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी बंदा कहीं पे भी हो पाकिस्तान तो क्या वजह है किसी भी कि कोने सिर्फ पे 10 लोग और आप उसमें 10वां आपका नंबर है? क्यों नहीं कर पाते नौजवान, या क्या रुझान नहीं है, दिलचस्पी नहीं है? इट्स नॉट अबाउट क्यों नहीं कर पाते, इट्स अबाउट अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है। हमारी इस पूरे रीजन में कितना बड़ा सिंध है, हमारे कराची की आबादी कितनी है, यहाँ पे तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं है क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स होती क्या है। ये भी थोड़ी बहुत जितनी भी अवेयरनेस है वो पंजाब के रीजन में, इस्लामाबाद के रीजन में आपको क्लब्स मिलेंगे, आपको जिम्स मिलेंगी, आपको ये एक्टिविटीज़ लोग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इट्स अबाउट द लेक ऑफ अवेयरनेस जो लोगों में यहाँ पे नहीं है। अभी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, क्या वो इस लिहाज से कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं इस बारे में? अगर तो लेंगे तो ये तो हमारी आवाम के लिए फ़ायदा है। आपने बात नहीं की उनसे? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की है, कोशिश की है। अब अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो मेरे जैसे पता नहीं कितने असद होंगे जो कराची से, हैदराबाद से, सक्कर से, वो यही चीज़ करना चाहेंगे। तो इफ़ देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, अगर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की सतह पे, या प्राइवेट सेक्टर भी तो बहुत अच्छा हमारा काम करता है। अगर आप अकेडमीज़ बना सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो अगर वही लोग अगर एक छोटी सी अकेडमी बना दें या एक क्लाइंबिंग जिम बना दें या एक कुछ भी एक वॉल बना दें, तो इससे ये होगा कि लोगों में अवेयरनेस होगी, लोग पूछेंगे, लोग सोचेंगे, एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि क्या चीज़ है। इंटरनेशनल माउंटेनियर जो यहाँ पर आते हैं उनको इतना सपोर्ट किया जाता है, उनके साथ स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाता है, ये इम्पोर्टेंस आप लोगों को क्यों नहीं मिलती? पाकिस्तान की माउंटेनियरिंग कम्युनिटी इसी शोबे में जो है वो सफ़र करती है। मैं नहीं, बहुत से लोग सफ़र करते हैं। मैं तो अपनी जिदोजहद में मैं कंटिन्यूइंग मैं अपनी जारी कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी माउंटेनियर से बात करेंगे ना, पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप उसको मिलती ही नहीं है। हम इतनी कम्युनिटी, बहुत महदूद कम्युनिटी है, 10 लोग सिर्फ गए हैं पाकिस्तान से फॉर द एवरेस्ट। उनको भी इतनी मुश्किलात का सामना, इंक्लूडिंग मी, मैं तो अभी आया हूँ, 1 हफ्ता पहले आया हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी ख्वारी मैंने काटना पड़ी सिर्फ स्पॉन्सर्स को इनकरेज करने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने। अब तो मैं करके आया हूँ, अभी भी मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। अब तो आई हैव एवरीथिंग इन माई प्लेट ना। अब तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। अब तो मुझे सपोर्ट करें, अब तो कोई बहाना भी नहीं है ना, अब तो मेरिट है, अब तो एवरीथिंग है कि आई हैव क्लाइंब दिस पीक, आई हैव क्लाइंब दिस पीक, नाउ यू हैव टू सपोर्ट मी, ताकि हम एक इदारा बनाएं या एक प्लेटफॉर्म बनाएं या एक। लेकिन वो रुझान नहीं है, वो रुझान नहीं है, वो अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एनी हाउ बात वही है कि आप बात कर सकते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आप इतना ही कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। कोई ऐसा लम्हा इन 2 महीनों में जब आप चोटी पर थे और बड़ा मुश्किल वक्त आपने गुजारा, लेकिन माशाल्लाह कामयाब होकर वापस लौटे, ये रंग काला अगर हुआ है तो मिला बहुत कुछ है। मुझे बताइएगा, कोई ऐसा लम्हा शेयर कीजिए जो कि आपको याद रहेगा। मेरे दोस्त की डेथ हुई मेरे सामने, हम समिट पे थे, और ये वो दोस्त था जिसके साथ मैंने तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना गुजारा साथ में ना, एक बॉन्डिंग बनी। वो भी एक सेम लैंग्वेज थी, एक सेम कल्चर था, वो हमारे नेबरिंग कंट्री से था, और वो उसकी डेथ हुई। और वो डेथ ऐसे हुई कि अचानक शॉकिंग डेथ थी, क्योंकि एक फ़िट बंदा मेरे जैसा, मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, फिट, हम्बल, केयरिंग, काइंड, वो जब अचानक से आपकी उसके साथ जो है एक बॉन्डिंग बने और वो आपके सामने जो है
उसकी डेथ होना, तो वो एक शौक था। वो कैसे हुआ, कैसे ये? हम समिट पे जा रहे थे, वी वर एट द समिट। बहुत मेहनत से समिट जब आप जाते हो ना तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि 8800 मीटर्स जो है ना वहाँ पे आपके बहुत से बॉडी के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसके माइंड में कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि जब आप व्हेन यू आर गोइंग अप आप रस्से के साथ अटैच्ड होते हो ताकि आप गिर ना सको ना, तो उसके साथ उसके माइंड ने कोई ऐसी गेम खेली, कुछ ऐसा उसके साथ हुआ कि उसने अपना रस्सा खोला और उसने जंप मार दी समिट से। ही जंप्ड, उसकी बॉडी भी अभी पता नहीं कहाँ पे है। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये इंडिकेशन है कि हाई एल्टीट्यूड एक डिजीज़ होती है जो आपको वो चीज़ें करने पे मजबूर करती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको गर्मी लगती है, आपको कोई ऐसी चीज़ें जैसे हेल्यूनेशन कहते हैं जिसको, ऐसी चीज़ें आप इमेजिन करना शुरू करते हो जो हकीकत में नहीं होती। तो ये पूरी आपको एटमॉस्फेयर, आपका एल्टीट्यूड आपके साथ खेलता है, एंड उसके साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ। आप जब इस मकाम पर थे तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी और आप जहन में क्या था आपके? मुझे नीचे जाना है, मुझे फ़ौरन से नीचे जाना है, बिकॉज जब आप इस तरीके का इवेंट देखते हो ना आपको अपनी लाइफ का अंदाज़ा होता है। भले मेरे साथ कितना भी, अगर मैं वहाँ पे 2-3 मिनट ज़्यादा भी गुजारूँ ना तो आई विल रिस्क माई ओन लाइफ, क्योंकि वो 8800 मीटर जो है ना वो उसको डेथ जोन भी कहते हैं। वहाँ पे लोग मरना बहुत आसान होता है, वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो व्हेन यू सी समथिंग इस तरीके का इंसिडेंट, मेरा तो पहला ये था कि मैंने नीचे जाना है, फ़ौरन से नीचे जाना है। और फ़ौरन से नीचे जाने का मतलब है कि 6-7 आपको नीचे जाने में। तो फिर आपने क्या किया उस वक्त? नहीं, आई जस्ट रश डाउनवर्ड्स। मैं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उस चीज़ को फोकस करोगे ना तो आप वहीं बैठ जाओगे। अगर एक बुरा वाक़या आप देखते हो, यहाँ पे अगर आप मिसाल देखें, यू सॉ एक्सीडेंट और आप रोड पे जा रहे होते हो, अगर आप उस पर सोचोगे तो आपको पूरा फोकस उस पर चला जाता है, आपकी ड्राइविंग ठीक से होगी ही नहीं। अब इसी को थोड़ा सा आप ऊपर की थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएं। पहली बार आपके सामने ऐसे हुआ या इससे पहले भी? This was the first time I saw somebody dying. So हाँ। अच्छा, आप लोगों को जब जिस तरह वो आपके साथ था, अगर आप साथ ऊपर जा रहे थे, समिट पे एक साथ थे, तो क्या उस वक्त थोड़ा सा गैप था, इतना नहीं, मतलब इतना कि आप उसको देख सकते हो, लेकिन इतना साथ नहीं कि हम बिल्कुल we are attached with a rope। नहीं, मतलब बात भी नहीं कर सकते कि इतना गैप नहीं होता? नहीं, बात नहीं कर सकते, बात everybody is on their own। और आप उसको देख रहे थे कि वो खोल रहा रस्सा और उसने जंप कर दिया। ये तो बड़ी मतलब अजीब सी बात है। खैर, बिल्कुल आप फिर नीचे आए तो आपको सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगा? 4 दिन। 4 दिन? यस। मुश्किल है वो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, वो सोचना इसने ऐसा क्यों किया था, क्या किया था। इट्स एक्सट्रीमली रिस्की एंड इट्स एक्सट्रीमली, हम यहाँ पे बैठ के वो डिस्कस भी नहीं कर सकते। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि फिर से आपने हिम्मत पकड़ी और आप फिर ऊपर गए और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कारनामा आपने सर अंजाम दिया, और इसी तरीके से आप अपना काम करते रहें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें, और अपनी तरह के जितने भी माउंटेनियर्स हैं उनको ये मैसेज है नाज़रीन असद की तरफ से कि किस तरह आपने अगर लगन हो और इंसान का हौसला बुलंद हो तो वो क्या नहीं कर सकता। कितना बड़ा हादसा इनके सामने हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि मैं जिस मकसद के लिए निकला हूँ मैं उसको पूरा करके ही वापस जाऊँगा, और माशाल्लाह से ऐसा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम असद। और इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे फिर से मुलाकात होगी। होप सो आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।